देखो ध्यान से सुनो, आ जाओ प्लीज, लुक एट मी। लुक ही बदल दिया। देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, मेरी बात बहुत गौर से सुनना अच्छे तरीके। यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है? पीसीएस ने तो पक्का सवाल निकाल लगा, 100% निकाल लगा, लिख कर दे रहा हूँ मैं। यूपीएससी निकाल लगा, अगर निकाल लगा ना इस तरीके का सवाल निकाल लगा। पहले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन जान लो कैसा होगा, फिर उसके उत्तर लिखने की प्रवृत्ति कितनी होगी, कहाँ तक होगी। अगर यूपीएससी सवाल निकालने वाला हो तो यहाँ से निकाल लगा कि जो उत्तर का मैदान है, ये हमारा उत्तर का मैदान था सारा, कल बताया गया था तुम्हें, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई में और 20 किलोमीटर के आसपास इधर इधर पूर्व की तरफ की चौड़ाई में फैला हुआ था, और लगभग कितना 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ था। 75 लाख था, अच्छा 75 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में लगभग फैला हुआ था उत्तर का मैदान। इसका निर्माण कैसे हुआ मैंने पिछली वीडियो के दौरान बहुत गहराई तरीके से बताया हुआ, और उसके मेंस का क्वेश्चन भी ज्यादा। लेकिन आज बता गया ऐसा सवाल पूछा जा सकता, कैसा यूपीएससी कैसा सवाल पूछ सकता, ये पूछ सकता तुमसे उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन को समझाइए। प्रादेशिक विभाजन कैसे करा गया? ये उत्तर का जो मैदान है ना, प्रादेशिक अलग अलग प्रदेश में बांट दिया गया, कि जो उत्तर का मैदान है अलग अलग प्रदेश में बांट दिया गया। क्योंकि तुम जानते हैं इसका निर्माण ना पता कैसे हुआ, यहाँ पहले 33 सागर था, और ऊपर ऊपर जो हमारा अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड ने अंगारा लैंड पर बल लगाया। बल लगाने का कारण जो 33 सागर का मलबा था ना ऊपर की उठ गया। समझ में आ बात? धीरे धीरे बीच में एक ट्रेंच पड़ चुका था, भ्रंश पड़ चुका था, तो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए ना काट कर ऐसे करके, मैंने कहा ऐसे बल लगाया। अगर ऊपर का ये गोंडवाना लैंड है ना इस तरह करके, और इंडियन प्लेट है, इसे बल लगाया और ऐसे धंसती चली गई से नीचे। ये वाला भाग बीच में जो गहरा भाग था ना, ऊपर तो नदियां आई और उसे लाकर भाग को भर दिया। इस तरह उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। ये तो पढ़ रहे हैं, उत्तर के मैदान का निर्माण इस प्रकार हुआ। यहाँ ना जो 33 सागर का जो मलबा था, इसे बीच में जो खाली गैप था ये नदी के द्वारा अवसाद के द्वारा लाकर भर दिया गया। ये मैंने लास्ट वाली क्लास में अच्छी तरह समझा, और उसका मेंस का क्वेश्चन भी देखा नहीं देखा पिछले वाली क्लास में, तो पिछले वाली क्लास को थोड़ा तमीज से देखो, आराम से देखो, प्यार के साथ देखो, बार बार देखो। सबसे मेन चीज है रिवीजन। जो एक तो जो तुम बताएगा उसका डेली का डेली कंप्लीट करो, और दूसरे वाला जो पिछले वाला ना उसे बार बार रिवीजन करते रहो। रिवीजन नहीं करो तो भूल जाओगे। मैं इसलिए तुमसे सुन रहा हूँ, वो रिवीजन ही एक प्रकार का। समझ में आया बात? है मैं नहीं भी कह रहा ना, जब भी तुम कहो कि हम आप लिखते तो चले जा रहे हैं, ये पक्का कैसे होगा, ये तो तुम्हें खुद कहना चाहिए। समझ में आया बात? तुम्हें मुझे खुद फोर्स करना चाहिए कि हम तो लिख तो लेंगे, हम ये पक्का कब करोगे आप? क्योंकि साथ साथ जो पक्का हो सको फिर कभी नहीं हो सकता। समझ में आया बात? इसलिए मैं डेली का डेली रिवीजन करने का हमेशा एक अलग सा टाइम निकाल कर रखो, चाहे नहीं भी दिया जब भी निकाल कर रखो टाइम। और मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स का, ये ग्रेजुएशन वाले हैं तो विशेष तौर पर ध्यान दो इकोनॉमिक्स पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की भी जा जाकर देखो, बार बार वीडियो। इकोनॉमिक्स का दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल का कभी नहीं छोड़ना, ये दिमाग में धारण कर लो अगर प्री निकालना होता एग्जाम। इकोनॉमिक्स के और पॉलिटी के दोनों के मिलाकर 40 क्वेश्चन आते हैं, और जो मेरिट है ना 40-42 पे जा रहा है मेरिट आसपास का, ओबीसी का और एससी के आसपास का। अगर एससी हो तो 40 से नीचे जाकर 40 क्वेश्चन तक नीचे मेरिट, इतना कम। इकोनॉमिक्स कभी पढ़ना नहीं छोड़ना, पॉलिटी कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ना। अगर कैपेसिटी अगले 2 पेज की ना याद कर लो, क्योंकि याद तुम्हें करना, मुझे नहीं करना। समझ में आया बात? है और मन से याद करना, अंदर से। टाइम मिल रहा ना तो फिर साइड में जाओ, और जो घटना चक्र की क्वेश्चन बुक लेट होगी उसे भी ठाकर खोल कर रखो। उसके पीछे मैंने मेंस के तो क्वेश्चन सबके जगह लिखवाई रखे। बात समझ में आई? ठीक, तमीज से देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, एकदम कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं तो पहले कह रहा हूँ, जितने ऐसी कैटेगरी की लड़कियां ये तो मुद्दत तक अटेम्प्ट दे सकती है, एक बार सिलेबस तो पूरा कर लो। समझ में आया बात? है मुद्दत तक अटेम्प्ट दे सकती हो तुम, लेकिन मुद्दत तक नहीं देना। कितनी बार देना? एक ही बार देना, और वो भी तमीज से देना। ये सारा सिलेबस पक्का हो जाना चाहिए। अगर लोकपाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो लोकपाल को ही तो थोड़ा तमीज से कंघा लगाओ। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं, ऐसे इसे इग्नोर करना, वो सीख जाओगे अपने आप जब क्वेश्चन देखोगे। इसमें तो क्या इग्नोर करना, क्या पूछा जाना चाहिए, समझ आई बात है? मैं कौन सा सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक? तो जब मैं सुनता हूँ, चलो आज हम बात करने वाले कैसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, कैसे सवाल पूछेगा, उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन को समझाइए। कभी पूछे जाए तो बहुत मुश्किल चांस होंगे ऐसा पूछेगा। लेकिन जो पीसीएस है ना वो छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे हरियाणा का पीसीएस हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कोई सा भी पीसीएस हो, वो पक्का सवाल निकालते हैं यहाँ से। उनका काम फिक्स है, उनका काम ही वही है। आया समझ में? इस तरह के फैक्ट उठाना और लिख देना, तुम आराम से लिख दोगे, इसके बारे में समझना भी जरूरी। लेकिन जो यूपीएससी है ना उसका फिर ही निकाल सकता है यहाँ से सवाल। समझ में आया? यूपीएससी का मेंस के यहाँ से कम चांस कम आया तो बचने का, तुम आराम से लिख दोगे। अगर पीसीएस में जाओगे तो पीसीएस का ना जो पीसीएस है उसके मेंस से तो पक्का 100% सवाल आने वाला है यहाँ तक, ठीक? और जो प्री नहीं यूपीएससी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ समझोगे हम, समझने चलो आ जाओ, समझने की कोशिश करते हैं। प्रादेशिक विभाजन का क्या मतलब? प्रादेशिक, प्रदेश में बांटा गया,
जो उत्तर के मैदान हो इतना प्रदेश अलग कहलागा, इतना प्रदेश अलग कहलागा, इतना प्रदेश अलग कहलागा। और यूपीएससी का सवाल है ना, एक सवाल बताता हूँ मैं 2021 में क्या सवाल पूछा है, ऐसे सवाल पूछता है यूपीएससी, बड़ा स्मार्ट। इतने बड़े एग्जाम की तैयारी तुम ऐसे नहीं लिख सकते, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी तुम वैसे नहीं कर सकते, बहुत त्याग करना पड़ता। कौन लिखेगा बताओ ऐसा क्वेश्चन, पूरे किताब में ढूंढने बने मिलते ऐसे क्वेश्चन। ठीक, जो थोड़ा दिमाग लगागा ना, अपना इनपुट नहीं डालेंगे जब तक क्वेश्चन में, तब तो कुछ नहीं हो सकता। कैसा सवाल पूछा है, जो प्रायद्वीप है भारत का पठार, ये गोंडवाना लैंड का भाग, 2021 में पूछा सवाल। जो कह रहा प्रायद्वीप भारत का जो पठार, ये गोंडवाना लैंड का भाग है कि नहीं है, गोंडवाना लैंड का भाग। और जो गोंडवाना लैंड का भाग है ना, तो ऐसा मान के चलते हैं इसकी जो उत्पत्ति होगी प्राचीन काल में ही होगी, बहुत पहले, पूरा जो काल में ही होगी। और जो प्राचीन ये गोंडवाना लैंड है, ऐसा माना जाता है जो गोंडवाना लैंड हो ना, उसके अंदर जो खनिज वो भरपूर मात्रा में पाया जाता। लेकिन फिर यूं कह रहा कि जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से जो खनिज निकाले जा रहे, भारत के जीडीपी में तो उनका योगदान कुछ भी नहीं है। 95 प्रकार के खनिज निकाल रहे तुम, लेकिन भारत के जीडीपी में उनका योगदान केवल 2-3% ही। ऐसा क्यों हो, समझ में आई बात है। ये पूछा मेंस में क्वेश्चन। तो कुछ लोग ऐसे हो हमारे यहाँ, विरोध भी तो करते हैं, खनिज निकालने नहीं देते। जैसे जनजातीय लोग हो, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जनजातीय लोग हो, वे विरोध नहीं करते, वो कहते हैं खन खाना। दूसरा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता, तो बहुत सारे कारण, राजनीतिक कारण भी है कुछ। समझ में आया बात। या कुछ राज्य ऐसे निकालने नहीं देते, वहां तक खनन माइनिंग नहीं करने देते। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछता टच कर। सोच लो क्वेश्चन का लेवल किस तरह से जाएगा। और यही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी जोड़ दिया, यही भूगोल से भी जोड़ दिया। समझ में आ बात है। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ और किससे जुड़ा हुआ, भूगोल से भी। ये कह रहा है भारत का जो प्रायद्वीप है भारत का पठार, इसके बाद में ये पढ़ाने वाला कल प्रायद्वीप है भारत का पठार ही पढ़ाऊंगा। उससे सवाल पूछा हुआ। और ये भी सवाल पूछा हुआ, जो प्रायद्वीप है भारत का पठार, इसे उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं। ये भी सवाल पूछा हुआ, पिछले साल पूछा हुआ 2020 में, कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं। दूसरा, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा, 2021 में पूछा है सवाल, जो मैं बोल के बता रहा हूँ, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और इसके अंदर ना, जो ऐसा माना जाता है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा बहुत पुराना होगा। जब पुराना होगा, उसके अंदर बहुत सारे खनिज पनप चुके होंगे। जब खनिज पनप चुके होंगे, तो इसके अंदर तो बहुत कम मात्रा में खनिज क्यों निकाले जा रहे, उनका योगदान भारत के जीडीपी में इतना कम क्यों हो। समझिए, क्यों हम खनिज को भारत खरीद कर लेके आ रहे। समझ में बात है। इस पर्सन को पढ़ने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यानी वो भारत की समस्याओं पर फोकस करता। समझ में बात है। जो वर्तमान समय भारत की समस्या ना, वो ऐसी चीज पर फोकस करेगा। यही क्वेश्चन उन्होंने ज्योग्राफी से जोड़ दिया, वही इकोनॉमिक्स था। और ये कभी भी एक दिन में सीखते हैं, धीरे 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 सीखते हैं, प्रोसेस उसका सीखने का। और ये नहीं है कि लेकिन ये दिमाग में तो हटा देना कि कोई इंसान कि मैं इतना बड़ा नहीं सीख सकता, इतने बड़े एग्जाम को तुम इस अपने लेवल, अपने आप को इस लेवल तक लेकर जाना होगा। इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। क्वेश्चन तो समझ में आ चुका ना तुम्हारी, कि तुम इस लेवल पर जाकर लिख सकते हो जोड़कर। समझ में बात है। इस लेवल पर तुम यहाँ तक तो तुम आ चुके कि क्वेश्चन समझना सीख चुके तुम, अब इस लेवल पर लेकर आना होगा, उसका उत्तर भी लिख सको। इस तरह तुम अब तैयार करना होगा। तो इसलिए पहले मेन चीज हो रिवीजन, जितना पढ़ाना उसका ही रिवीजन करो। सब इतना ही पढ़ते हैं, समझ में। और सब गेम खेलते हैं क्वेश्चन के साथ बैठे बैठे, यहाँ ये है, यहाँ वो हो, यहाँ ये है, यहाँ ये कारण है। समझ आएगा। तो बहुत कारण है कि भारत के जीडीपी में इसका योगदान इतना कम है। ठीक, तो भारत के जीडीपी में जो गोंडवाना लैंड के अंदर तो जो खनिज निकाले जा रहे हैं, उनका योगदान बहुत कम है। क्यों, कुछ पर्यावरण कारण भी है, कुछ राजनीतिक कारण भी है, कुछ आर्थिक कारण भी है। तो बहुत सारे कारण है। तो कौन कौन से राजनीतिक कारण है, कौन कौन से आर्थिक कारण है, कौन कौन से पर्यावरणीय कारण है, तो बहुत सारे कारण है। ऐसे भी कारण पूछ रहा है। समझ में आया बात है। ठीक, उन्हें सोल्व कर दो, जीडीपी में योगदान बढ़ जाएगा, समस्या सोल्व। ऐसे ही तो सवाल पूछता, कुछ भी तो नहीं है। तो समस्या फोकस कर दो। भूगोल का, प्योर भूगोल का सवाल बहुत कम पूछे। जैसे उन्होंने पूछा ना, ये प्रायद्वीप है भारत का पठार, इसे हम उपमहाद्वीप बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। उन्होंने पूछा इसे भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, तो इसे कहने के बहुत सारे तरीके। क्यों में पूछो और चीज। और जब तक किसी टॉपिक को तुम्हें क्यों में नहीं पता ना, यू कैन नॉट अप्लाई, इसका मतलब वहाँ कभी उस टॉपिक को अप्लाई नहीं करा जा सकता। इसलिए हर चीज क्यों में बतानी चाहिए पहले। लेकिन तुम्हारे जो है, तुमने कॉपी में लिखा उसे याद नहीं हो रहा, तो उस आगे तो यूज करना क्या सीखोगे। पहले जो कॉपी में लिखा हुआ ना उसे याद कर लो, याद करने के बाद में बार बार पढ़ो, तो इंसान उसे यूज करना सीख जा। जैसे मैं तुम्हें यूज करना सिखाऊंगा, देखो कैसे यूज करते हैं कंटेंट को। समझ में आया बात है। ठीक, तो देखो इतना बड़ा एग्जाम है, तैयारी छोड़ दो आज भी, अगर तुम मेहनती नहीं हो। मैंने तो पहले कहा था तुम मेहनत तो सबसे ज़्यादा लगने वाली है इसमें। मेहनत और लगन और रेगुलरिटी, तीनों चीज़ चाहिए। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट तुम्हें बता दिए गए, इशारा कर दिया गया तुम्हें डेली पढ़ने होगा, कंटिन्यू तुम्हें एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर, पॉलिटी के अंदर एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। इन पर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ हासिल करनी होगी। और दूसरा मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा नेक्स्ट मंथ, इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा। समझ में आया बात है। इन्वायरमेंट वो भी बिल्कुल स्मूथली तरीके था। और इन्वायरमेंट के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन आते हैं, अकेला इन्वायरमेंट ही काफ़ी। जब तो उसमें फॉरेस्टर वाला एग्जाम ऐड हुआ, लगभग 30 क्वेश्चन।
तो 30 क्वेश्चन प्री में बता रहा हूँ मैं, मेंस में नहीं आते। मेंस में 3-4 क्वेश्चन आओगे उसके, 2-3 क्वेश्चन यहाँ मेंस के अंदर। तो प्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट होगा, इकोनॉमिक्स होगा और होगा पॉलिटिकल। ऐसे बना लो ब्रांड, कहीं तो कुछ भी पूछ लो जाओ बिना कॉपी को, कहीं तो कुछ भी कभी भी। अनुच्छेद नहीं पूछता वहां से ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ, कॉन्सेप्ट पूछ, इसका मतलब क्या है। ये बात तुमको कब पता लगेगी, जब पिछले साल के मेंस के क्वेश्चन देखोगे, जब पिछले साल के प्री के पेपर देखोगे। वो देखते नहीं, पढ़ने चले जाते हो टॉपिक। गलत है ना तुमने आज कॉपी उठाई ना, तुमने उठाई कॉपी लोकपाल वाली कॉपी बाद में देखी, पहले उसका मेंस का क्वेश्चन देखो कहाँ आया, दोबारा फिर देखो, तो भले देख रखा तुम, दोबारा फिर देखो, ये तो रिवीजन हो। उसका देखो क्वेश्चन प्री में आज तक कौन सा क्वेश्चन आया, जब पढ़ने बैठो उसका टॉपिक, फिर देखो कितना इंटरेस्टिंग होगा। फिर दूसरों को बताओगे दोस्तों में यहाँ क्वेश्चन आ चुका, इस साल में आया, यही हो रिवीजन। जब तो तुम्हारा पेपर आगा ना 4 बार तुम्हारे को सामने निकल चुका होगा। फिर तुम अगले टॉपिक पढ़ते वक्त ये बात याद रहने वाली कि इसके अंदर था क्या पढ़ना, मलाई मक्खन की तरह बाहर निकाल लगे। मैं जब सुनने आता हूँ तुमसे वही खास चीज पूछता हूँ, यहाँ तक सवाल निकाल लगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ ना वो सब चीजें, मुझे पता है यहाँ इस लाइन का सवाल बिल्कुल नहीं निकल सकता। समझ में आया बात है? तो यहाँ तुम्हारी कमजोरी, तो तुम्हारे यहाँ सुधार करने की जरूरत है। इतना सारा नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ना, उसे बार बार पढ़ना। समझ में आया? तो इतना हाई तो बना उससे। चलो आ जाओ चलते हैं और बात करते हैं पढ़ाई की, इंपॉर्टेंट आ जाओ। अब उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन, प्रदेश में बांटा गया भाई। जो उत्तर का मैदान है, मैंने यूँ कहा था तुम, जो भारत है ना, भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया? 6 भागों में भारत को। समझ में आई बात है? जो भारत का है ना, भारत का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया लगभग प्राकृतिक रूप से बांटा गया 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन से बताया था? उत्तर का पर्वतीय भाग जो पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया, और मुझे नहीं लगता कभी भी इतनी गहराई से उसको पढ़ाया जा सके। और इतना नहीं पढ़े ना तुम, देखो ये इतना भी तुम्हारे याद नहीं हो रहा, इतना भी तुम्हारे याद नहीं हो रहा, इसका मतलब इतना किसी के भी याद नहीं होने का। तुम्हारे याद नहीं हो रहा ना, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी इतना तुम्हारे याद नहीं हो रहा, किसी के भी याद नहीं होने का। सबके पास इतनी मेमोरी हो, इसका मतलब रिवीजन का खेल होगा सारा। जो दूसरे बच्चे होंगे सारे पढ़ रहे होंगे, क्या उनके इतना याद होगा? नहीं होगा। जिसने 5-6 बार पढ़ लिया होगा उसका रिवीजन उसका खेल होगा, उसका पेपर निकल रहा। जिसने 6 बार कॉपी निकाल ली होगी हाथ में, और तुम्हें खुद ही अपने रिवीजन पर बल देना होगा। सुनो से फटाफट 33 खत्म करो, दूसरी बार चलाओ उसे, तीसरी बार चलाओ उसे, 4 बार पक्का करो। यूँ नहीं है कि तुम छीत रहे, तुम मुझे टाइम मांग सकते हो कि आप मुझे टाइम दो स्पेसिफिक, और मैं तेरे टाइम में याद करके सुना सकते हो। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी ऐसा। समझ में आया बात है? और हर टॉपिक समझने पर बल, इसमें तो कितना पढ़ना चाहिए, इसमें तो कौन सी लाइन काम की, ये लाइन काम की, सारी लाइन यही काम की होती। जब तुम चौथी 5वीं बार पढ़े हो, 6ठी बार, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम 2 घंटे में पूरी कॉपी रिवीजन कर दोगे जो तुमने नोट्स बना रखा है 6ठी बार जिस दिन तुम पढ़ रहे होगे। लेकिन यही काम तुम कम समय में कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन देखकर। जैसे तुम पढ़ने बैठे, कोई नया चैप्टर दिया पढ़ने बैठे, उसका पहले प्री का क्वेश्चन देखो, फिर तुम पता लग जाए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कम से कम उसके 20-30 सवाल देखने के बाद ना, आया क्या कोई सवाल यूपीएससी में, आया क्या मेंस का कोई सवाल आया क्या, हाँ आया, अच्छा क्वेश्चन आया, टच कर गया क्वेश्चन, टच। और देखो कोई क्वेश्चन आया क्या, उसे क्लिक कर लो, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पूछ क्या रहा, फिर उस टॉपिक को पढ़ने बैठो, तो उस टॉपिक का तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। समझ में कितनी फिलोसॉफिकल बातें कर रहा हूँ आज है, ये एग्जाम के प्रति वाली बातें कर रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो तुम अगर एग्जाम देना तो, नहीं तो एग्जाम को छोड़ दो यहीं, फिर तुमसे निकल लो, फिर तुम तो अपना दूसरा रास्ता देख लो। छोटे मोटे एग्जाम SSC वगैरह 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 ये तुम्हारे लायक है, नहीं तो तुम्हारे लायक नहीं आया। बताया कि लड़की का मैंने वीडियो भेजा था ग्रुप के अंदर, माथा पकड़ कर रो रही थी वो। समझ में आया बात? यार माथा पकड़ कर रो रही थी, पता क्यों रो रही थी? पीली तो निकल गया था, मेंस से नहीं निकला था। समझ में आया बात? यार पीली निकल गया था मेंस से। भाई साहब जब कई साल से तैयारी पहले 2-3 इंटरव्यू दे चुकी थी वो पहले 2-3 इंटरव्यू दे चुकी। अब जब पीली निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता, तो जो घर वालों का प्रेशर हो, तुमसे पूछोगे 3 साल हो गए तुम तैयारी करते करते, कहाँ कौन सा आउटपुट निकल कर रहा तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे पूछ रहा होगा। समझ में आया बात? यार क्या जवाब दोगे? तुम क्या सोच रहे, तुम कोई कुछ नहीं कहने का और तुम शांति से बैठ जाओगे पेपर देकर? तुमको कुछ नहीं कहने का। तुम्हारे दोस्तों की पेनी निगाह तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे रिश्तेदारों की तुम्हारे ऊपर पेनी निगाह, और मेन चीज तुम्हारे पेरेंट्स। समझ आई बात? यार जिस मकसद के लिए तुम्हें भेजा गया क्लास में, उनकी पेनी निगाह तुम्हारे ऊपर करा क्या है सन अब तक। समझ में आई बात? यार और तुम्हारा भी इस इतनी एज के बढ़ने के बाद अपना तुम्हारी लाइबिलिटीज बनती है, दायित्व बनता कि तुम्हें भी अपने पेरेंट्स को कुछ देना चाहिए। अब तक ले लिया उनसे। समझ आई बात? है क्योंकि वे धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे, और वो ना आशा की तरह झांक रहे, एक आशा की तरफ तुम्हारी आंखों में झांक रहे कि ये लड़की आएगी और किस दिन हमारा नाम रोशन कर ले जाएगी।
समझ में आया? तो उनका भी दायित्व, तुम्हारा दायित्व बनता। उन्होंने अपना दायित्व निभा दिया, तुम्हें इस मुकाम तक ले आए, और यहाँ मैं अपनी लाइबिलिटी निभा रहा हूँ, ठीक, तुम्हें गाइडेंस दे रहा हूँ। अब तुम्हारा दायित्व, अगली जिम्मेदारी तुम्हारी, वो रिवीजन, और डेली याद करके डेली सुनाना। ओके, चलो। उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में करा गया? 4 भागों में। पहला पॉइंट, ये वो सब चीजें बहुत जरूरी हो। पहला पॉइंट, पंजाब का मैदानी भाग देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सा पंजाब का मैदानी भाग, बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले। फोकस तो नहीं बिगड़ रहा, फोकस नहीं बिगड़ रहा लाइट का, ओके ना? ठीक। जो उत्तर पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान कौन सा होगा, हम मैप के अंदर सब देखने वाले, क्योंकि लिखने भी वाले। एक बार समझ लो, जब मैं पंजाब के मैदान के अंदर बहुत सारी बातें बताऊंगा ना, तो सोच लेना पंजाब का मैदान हेडिंग बना के सारी बातें लिखी जानी वहाँ, और पैराग्राफ फॉर्म में लिखी जानी। जब क्वेश्चन के आंसर राइटिंग कर रहे हो, पैराग्राफ फॉर्म, पॉइंट नहीं बनाने। मैं पॉइंट इसलिए बताता हूँ ताकि तुम्हें याद करने में आसान नहीं हो कि लाइन याद रहने वाली है, आप कहोगे जी याद रहने वाली। समझ में आया? ठीक। तो उत्तर का जो पंजाब का जो मैदानी भाग होगा, ये भी मैप के अंदर लोकेट कर क्या हुआ बताऊँगा कहाँ से। राजस्थान का मैदानी भाग है, ये भी मैं बताऊँगा आज, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। गंगा का मैदानी भाग है, ये भी मैं समझाऊंगा। ब्रह्मपुत्र और असम का मैदानी भाग है, ये भी आज मैं समझाऊंगा। तो जो उत्तर का मैदान है ना, उसका जो प्रादेशिक विभाजन है वो 4 भागों में किया गया। उत्तर का जो मैदान है, ये उत्तर का जो मैदान दिखाई दे रहा था तुम, 4 भाग को बांटा गया। नंबर इतना भाग दिखाई दे रहा था जो तुम ग्रीन में बदल दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग, इतने भाग को ना पंजाब का मैदान बोलते हैं। पंजाब का मैदान, पंजाब ऐसा कहते, पंजाब का मैदानी भाग। तो पंजाब का मैदानी भाग दिख गया मैप के अंदर, इतना वाला भाग, जहाँ 6 नदियाँ बहती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 6, 5, 7 नदियाँ, 6 नदियाँ ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नदियाँ नहीं। नीचे नदी को पंचनद बोलते हैं, इसे सिंधु नदी बोलते हैं। तो पंचनद और जो सिंधु नदी ना, ये सब जो एरिया मिलकर बनाती है, उसे हम पंजाब का मैदानी भाग बोलते हैं। एक भाग समझ में आया? ठीक, इसे बोलते हैं पंजाब का मैदानी भाग। पंजाब केवल, पंजाब का जो भाग है ना, वो केवल भारत के अंदर ही मौजूद नहीं है, पर पंजाब का कुछ भाग ना इनके अंदर भी, यहाँ भी मौजूद है, पाकिस्तान वालों के अंदर, वे भी कहते हैं, उसे पाकिस्तानी पंजाब बोलते हैं। हाँ ठीक। उसके बाद राजस्थान का जो मैदानी भाग, यहाँ की लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर हो इस एरिया में, कश्मीर से टच करता है ना, समझ में आई बात है? मेरी 2-3 फ्रेंड थी फेसबुक पर जुड़ी हुई थी, मैंने तुरंत ब्लॉक कर दिया ना, समझ में आया बात है? कभी इनको कहो मेरे साथ IASI भर्ती में, IASI में भर्ती हो जाओ, समझ में? तुम पता है IASI क्या हो? पता नहीं, चलो रहने दो फिर, तो बेवकूफ़ी तुम। राजस्थान का जो मैदानी भाग है ना, राजस्थान का मैदानी भाग, ये नीचे वाला इलाका, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये इलाका दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इलाका। इलाका किसका हो? इलाका कुत्तों का हो, मतलब राजस्थान के लोग तुम कुत्ते दिखाई दे रहे, चाटा मारेंगे तुम खींच कर एक बार। ये जो इलाका दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया दिखाई दे रहा है, आया समझ में? ये जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं राजस्थान का मैदानी भाग। मैम इधर, मतलब वहां क्यों देख रहे हैं आप? ओरिजिनल पीस तो इधर है। गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग, गंगा नदी यहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी की गोमुख ग्लेशियर तो और ऐसे चली जाती है, यूपी में को, बिहार में को होते हुए, पश्चिम बंगाल में होते हुए यहाँ बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। तो हम गंगा का मैदानी भाग भी समझेंगे गंगा के द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है चेमायूं ग्लेशियर के पास तक, और ऐसे करते निकलती है, और यहाँ ना जो इंडस थ्रस्ट हो, जो उसके बीच में ग्लेशियर जो सचर जोन हो, जो यहाँ को होते हुए यहाँ असम के अंदर को होते हुए यहाँ चली जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और नीचे यहाँ अपना चली गिराती है जाकर बांग्लादेश के अंदर। तो उसके द्वारा भी ना एक मैदान का निर्माण कर दिया, जहाँ उसे हम असम का या ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का या असम का मैदानी भाग कहते हैं। तो कितने मैदानी भाग कितने हो? तो हम कह सकते हैं उत्तर का जो मैदान है ना, उसका जो प्रादेशिक विभाजन किया गया, उत्तर का जो मैदान है, भारत का जो उत्तरी मैदान है, उसका जो प्रादेशिक विभाजन किया गया वो 4 भागों में किया गया। समझ में आई बात है? भारत के अंदर जो उत्तर का मैदान है, उसका जो प्रादेशिक विभाजन है वो बेटे 4 भागों में किया गया। नंबर फर्स्ट होगा पंजाब का मैदानी भाग, नंबर 2 होगा राजस्थान का मैदानी भाग, नंबर 3 होगा गंगा का मैदानी भाग, नंबर 4 होगा ब्रह्मपुत्र असम। लिख दोगे? ठीक, ये लाइन लिख दोगे। भारत क्या लिखोगे? लाइन ये लिखोगे, भारत के उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया है। नंबर 1 पंजाब का मैदानी भाग, नंबर 2 राजस्थान का मैदानी भाग, नंबर 3 गंगा का मैदानी भाग, नंबर 4 ब्रह्मपुत्र और असम का मैदान। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले अब मैं ना आपको एक पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। अब मैं हेडिंग, यह हेडिंग बनानी होगी आपको, पंजाब का मैदानी भाग।
देखो पंजाब का जो मैदानी भाग है, पहले अपनी लैंग्वेज में समझो, अपनी भाषा के अंदर कहाँ कहाँ तक का पंजाब का मैदानी भाग होगा, ठीक। और मैप के अंदर मेरे द्वारा क्या क्या बनाया गया है, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। यहाँ ना मानसरोवर झील के पास तिब्बत है, तिब्बत के अंदर जो मानसरोवर झील है उसके पास से एक नदी निकलती है, जो ऊपर की ओर देखो ये बनाई गई, SI लिखा हुआ नहीं, मैं पूरा नहीं लिख पाया, इसका नाम सिंधु नदी, सिंधु, SI का मतलब क्या, सिंधु। ये सिंधु नदी ने और सिंधु गारजमुख होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान को नहरों का देश बोलते हैं, किसका, नदियों का, नहरों का, नहरों का देश बोलते हैं, नहरी नहर है। उसके बाद देखो एक नदी यहाँ से निकलती है, उसका नाम है झेलम, ये पाकिस्तान और इसकी झेलम, झेलम पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाकर ना ये बता कौन सी नदी, झेलम नदी आई सबसे ऊपर से, नीचे आई CHI का मतलब चिनाब, RAVI रावी, रावी, ये नीचे आई ब्यास, ब्यास, ये आई यहाँ से राकस्ताल से, राकस्ताल तो जो सबसे नीचे की नदी उसका वाई सतलज। लेकिन जो ब्यास है ना, ब्यास और जो सतलज नदी ये भारत में मिल जाती है। देखो जितनी भी नदियां पाकिस्तान में मिलेगी आगे जाकर, और किससे मिलेगी, झेलम से, झेलम की मुख्य धारा ऊपर से चली आ रही, नहीं झेलम की नदी आ रही सारी झेलम से मिल जाती है। देखो पहले मिली चिनाब उस तक, फिर बाद में मिली रावी, और जो ब्यास है ना, ब्यास और जो सतलज वे भारत के अंदर ही मिल जाती है। और यही 2021 में प्री में सवाल पूछा था, देख लेना खोल के अंदर ओपी में, कि कौन कौन सी नदी जो भारत के अंदर ही मिल जाती है। यानी इस मैप को जिसने ध्यान से देखा होगा, और ये ना 6th क्लास के NCERT के अंदर भी मौजूद है, जो 6th क्लास की NCERT जियोग्राफी की। यानी इसका ये मतलब होगा क्वेश्चन ना 6th से लेकर 12th तक की NCERT, और कभी भी भारत के सबसे बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूं, पीरी के अंदर चाहे मेंस के अंदर, इस तक बाहर नहीं जाता। और जो मेंस का जो क्वेश्चन होगा इनका एप्लीकेशन यूज करने के बाद ही लिखना होगा। इतनी बात बताओ, मुझे समझ में ही नहीं आई कौन कौन सी नदियां, ब्यास और जो सतलज है ना ये केवल भारत में मिलती है, ब्यास और जो सतलज है, बाकी सारी नदियां पाकिस्तान में मिलती है। कौन कौन सी भाई, पहले झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, झेलम, चिनाब और रावी ये तीनों पाकिस्तान में मिलती है, समझ नहीं बात। लेकिन भारत में ब्यास और जो सतलज है भारत के अंदर ही मिल जाती है। अब बताओ, तुम मुझे बता सकते हो मुझे तो ब्यास नदी वो कहां से निकलती है, चलो रावी नदी बता दो, रावी नदी कहां से निकलती है, कौन सा दर्रे के पास से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, मैंने पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था। ये तो सब चीजें याद रखने की। चलो सतलज नदी बता दो कहां से निकलती है, राकस्ताल, मानसरोवर झील के पास पड़ता, समझ में आएगा, उसके साइड में चेमायुंग ग्लेशियर पड़ता, चेमायुंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है सिंधु नदी। उसके डायरेक्ट पूर्व की तरफ से जाओगे तो वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, आया समझ में, वो इधर चली जाती है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ साइड में। लेकिन अभी तो हम पंजाब का मैदानी भाग पढ़ रहे, ये नहीं बताया आपने पंजाब का मैदानी भाग कहाँ। तो पंजाब के जो मैदानी भाग है ना, जो सिंधु नदी से लेकर, और जो बीच में ये नदी दिखाई दे रही है लास्ट में सतलज नदी तक, सिंधु से लेकर सतलज तक, जो पंजाब का मैदानी भाग है ना उसका विस्तार उत्तर में सिंधु नदी से लेकर और दक्षिण में सतलज नदी तक फैला है। आया समझ में, इसका विस्तार कहां तक फैला हुआ, विस्तार कहां तक है इसका, सिंधु, उत्तर में सिंधु नदी से लेकर और दक्षिण में सतलज नदी तक का जो क्षेत्र है उसे पंजाब का मैदान कहते हैं। पंजाब का मैदान कहते हैं, ये पंजाब का मैदान, समझ में आई बात है। कहां कहां तक बताओ, कहां तक, उत्तर में सिंधु नदी तक तथा दक्षिण में सतलज नदी तक, उत्तर में सिंधु नदी तक तथा दक्षिण में सतलज नदी तक पंजाब का मैदान फैला हुआ है या विस्तरित है। लिख लो क्या लाइन, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात समझो, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। ये पंजाब का मतलब क्या हो, और मैं पंजाब का मतलब समझाता हूं। पंजाब दो शब्दों से मिलेगा ना, पंज प्लस आब, पंज का मतलब हो 5, आब का मतलब हो 2 आब, 2 आब, और जो आब है ना ये अरबी शब्द है, इसका मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। हाँ, और यहाँ ना पंच का मतलब 5 नदियां हैं, सच में 5 नदियां हैं। आ जाओ 5 नदियां दिखाता हूं तुम्हें मैं, 5 नदियां, और 5 नदियां और एक सिंधु नदी, पंचनद, 5 नदी है ना उसे बोलते हैं पंचनद, पंचनद, और 5 नदी के साथ साथ एक सिंधु नदी, दोनों मिलकर ना पंजाब का मैदानी भाग बनाती है। एक तो सिंधु नदी हुई, उसके आसपास का क्षेत्र हुआ, और दूसरे नंबर पर कौन सी हुई, पंचनद। पंचनद कौन कौन सी हुई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। चिनाब नदी ऐसी जो पाकिस्तान की, यहाँ थोड़ा सा साइड में ऐसे बनाया जाए, ऐसा समझ, चिनाब नदी ऐसी जो पाकिस्तान और भारत की सीमा के साथ साथ बहती है कुछ दूर तक। ये भी सवाल पूछा जाता है, कौन सी नदी जो भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहती है थोड़ी थोड़ी, कौन सी नदी, चिनाब, झेलम नहीं चिनाब, याद रहिए बात है, ठीक। इतनी गहराई से नहीं पूछा जाना, जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा ना वहां इस बात को डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं केवल बता रहा हूं तुम्हें पंजाब के मैदानी भाग के अंतर्गत क्या क्या लिखना, पहले समझ लो अच्छे तरीके से। 2 आब क्या हो, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। पंजाब का क्या मतलब हो, पंज प्लस आब, आब का मतलब हो 2 आब, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, उसे हम 2 आब बोलते हैं, ठीक। आ जाओ देखते हैं 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र उसे 2 आब बोलते हैं। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अब यहाँ कौन सी नदी आई है, झेलम, कौन सी नदी आई है, झेलम नदी दिख रही तुम्हें,
झेलम नदी यहाँ से निकली, ये झेलम नदी चली आई यहाँ से, ये सारी झेलम नदी है, ये झेलम नदी की मुख्य शाखा। ठीक, उसके बाद कौन सी है इसके अंदर, यार चिनाब। उसके बाद कौन आई है, रावी नदी कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कौन सी श्रेणी में, धौलाधार पर्वत श्रेणी पर। तो धौलाधार पर्वत श्रेणी कहां से, रोहतांग दर्रा कौन से, हिमाचल प्रदेश में। सब पता होना चाहिए, जो पीछे का पढ़ लिया उसे यूज करना सीखो, सब जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए। इसे तो कहते ही पढ़ना, पीछे का सब कुछ याद हो, कुछ भी पूछ रहे जाओ, कुछ भी यहां तक पढ़ लिया है। और ये 15 चैप्टर पढ़ा दी भाई जी ना, 15 चैप्टर में कुछ भी पूछ लो, कुछ भी जाओ, समझ में आ बात है। और ये एक चैप्टर ही तुम इन्वायरमेंट में भी अच्छी खासी मदद करने वाला, समझ में आ बात है। इन्वायरमेंट में भी अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प करेगा तुम्हें चैप्टर ये, और अन्य सब्जेक्टों में बहुत हेल्प करने वाला। पढ़ाई करनी नहीं करनी, एग्जाम निकालना नहीं निकालना, एक बार के में निकालना नहीं निकालना, निकालना तो लगन तुम्हारे खुद के भीतर होनी चाहिए। अगर 1.5-2 लाख रुपए का 3 लाख देगा, 5 लाख देगा, कोई आईएएस बनता ना, समझ में। तो घर घर में आईएएस होते, आज घर घर में सब आईएएस होते, समझ में आ बात यार। 5 लाख लगा लो चाहे 8 लाख लगा लो, जब तक खुद के भीतर का इंसान नहीं जानने का, दुनिया में कोई नहीं तुम्हें कुछ भी बना सकता, कुछ भी नहीं बना सकता। आईएएस तो बहुत दूर की बात है, खुद के भीतर का इंसान जागृत होना चाहिए, हृदय परिवर्तन होना चाहिए एग्जाम के लिए। हृदय परिवर्तन समझते हो, हृदय परिवर्तन का मतलब क्या हो, हृदय परिवर्तन मतलब तुम्हारी अंदर की आत्मा जागृत चाहिए। आसपास जितना ही माहौल है ना, सब डिलीट, कचरे की तरह काट दो, कोई किसी काम का नहीं है, सब भाड़ में जाए। पहले एग्जाम, ठीक। लेडीज को क्या कहते हैं, पहले आप, तो आप बोलो लेडीज होते हुए पहले एग्जाम, पहले पढ़ाई फिर बाद में लड़ाई, समझ में आई बात। तो सिंधु हुई, झेलम हुई, चिनाब हुई, रावी हुई, ब्यास हुई, सतलज हुई। चलो, तो ये अभी आप दो आपकी बात, पंजाब का मतलब समझ में आया। मैं पंजाब का अर्थ वहां से हटा दूं, तभी मेरे पास जगह है मिल जाएगी लिखने के लिए। तो पंजाब का अर्थ, पंजाब 2 शब्दों से मिलकर बना, पंच प्लस आब। पंच का मतलब क्या हो, 5, और आब का मतलब क्या हो, 2 आब। 2 आब कैसा शब्द, अरबी शब्द। अरबी शब्द, जो अरबी शब्द है इसका मतलब क्या हो, अरबी शब्द का 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी छात्र को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी हम केवल इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी मैं इससे बाहर नहीं जाने का, समझाता जितनी बातें समझाऊंगा इसी के आसपास समझाऊंगा। बताओ, जो पंजाब का मैदानी भाग है उसका विस्तार कहां तक? उत्तर में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में सतलज नदी तक। बीच में कौन कौन सी नदी आती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऐसी कौन सी नदी जो केवल भारत में मिलती है? शाबाशी, सवाल पूछा हुआ, कब पूछा हुआ सवाल? 2000 किस पीरियड में? इतना सा छोटा सा मेन से पूछा हुआ। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चले, अब देखो ध्यान से, यहाँ 5 प्रकार के 2 आप दिखा देंगे तुम्हें। एक तो एक नदी आ रही सिंधु, एक आ रही झेलम, इसके बीच में एक क्षेत्र नहीं है। मैंने क्या कही थी? मैंने कही थी कि जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र हो ना, उसे हम दोआब कहते हैं। तो पहला दोआब है ना, जो उसका नाम लिखा हुआ सिंध सागर, दोआब। हाँ, ये पूछा ऐसे ऐसे नाम पेपर के अंदर, पता क्या पूछा था? जो ऐसे ऐसे नाम नहीं पूछा था, जो सिंध सागर दोआब वो किन 2 नदियों के बीच में पड़ता? सिंधु के और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है ना, एरिया, जो क्षेत्र, उसे हम सिंध सागर दोआब कहते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी का? सिंध सागर दोआब, ये तो ऐसे याद रहेगा तुम्हें, शायद सिंध और शायद सिंध सागर, आराम से याद ही रहेगा। देखो, शायद सिंधु नदी हो तो ऊपर तो आ रही सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंध सागर, दोआब, दोआब। 2 जवाब वहां नहीं दिखने का। हर चीज वहां नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर इंसान सोनू नहीं होता। ये क्या है? सिंध। ये क्या है? झेलम। तो सिंध और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसे कहते हैं सिंध सागर दोआब। अरे भाई, लिखना होगा यहाँ, ऐसे लिखना होगा कि पंजाब का जो मैदानी भाग है वो उत्तर में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में सतलज नदी तक फैला है। यह 5 प्रकार के 2 आब से मिलकर बना है। 5 प्रकार के 2 आब। नंबर 1, सिंधु तथा सतलज, सिंधु तथा झेलम के बीच के 2 आब को सिंध सागर 2 आब, तथा झेलम तथा चिनाब के बीच के 2 आब को चाज 2 आब, चाज। हाँ, जब वहां ऐसे नाम देके जाता है ना तो फिर कंफ्यूज करता है। चाज 2 आब, चाज, चार्ज नहीं है, चाज। हाँ, चाज 2 आब, याद रहेगी बात है? ठीक। ये क्या लिखा हुआ? जय, जय, यहाँ जय इसमें भी आ रहा है, याद रखोगे। जय, झेलम, 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 चिनाब, झेलम, चिनाब, जय भी इसमें भी आ रहा है। झेलम और चिनाब, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, आ रहा याद रह जाएगा? नहीं रह जाएगा? ऊपर से पूछा है नाम, उसके बाद चिनाब, अरे क्या है? रावी। तो चिनाब और रावी के बीच में जो 2 आब है उसे बोलते हैं रचना दोआब। सपना नहीं, रचना दोआब। अभी सुनूंगा मैं कि कौन सा दोआब कहां सी। उसके बाद बीच में देखो रावी और जो ब्यास है,
रावी और ब्यास, उसके बीच में जो चौथे नंबर का दोआब उसे बोलते हैं बारी दोआब, बारी दोआब। उसके बाद देखो यहाँ 5वें नंबर ब्यास और सतलज के बीच में दोआब उसे बोलते हैं बिस्त। वैसे यहाँ बिस्त लिखा हुआ तो बिस्त लिखते हैं, इंग्लिश में बिस्त लिखते हैं, BIST, बिस्त। दोआब बता दोगे कौन कौन सा कहा? चलो, एक तो सिंधु थी और एक क्या थी? झेलम। उसके बीच में जो दोआब है उसका नाम क्या है? हाँ, आंख बंद कर याद करा जाता, सिंध सागर दोआब। झेलम आई, झेलम के बाद कौन सा है? चिनाब। तो झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब है चाज। उसके तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। तो चिनाब और रावी के बीच में दोआब होगा रचना दोआब। याद रहेगी बात? है सारे सुनो, एक बच्चे तो खड़ा करके सुना, खड़ा हो बैठे। उसके बाद बताओ रावी और कौन सी होगी? ब्यास होगी। रावी और ब्यास के बीच में दोआब होगा, उसके बाद बारी दोआब, बारी दोआब। उसके बाद जो ब्यास होगी और उसके बाद सतलज होगी, उसके बीच में बिस्त। ये तो आराम से याद रहेगा, बैत बिस्त और बैत ब्यास। ब्यास और सतलज के बीच में दोआब होगा, सबसे लास्ट वाला यही है। याद रहेंगे बात? ये सारे तुम्हें इसके अंदर अंतर्गत लिखने होंगे, पंजाब के मैदानी भाग के अंतर्गत। और पैराग्राफ फॉर्म में लिखिएगा। कौन सी फॉर्म? समझ में आया बात? है कोई दिक्कत यहां तक? अगर पंजाब के मैदानी भाग पर टिप्पणी आती हो लिखने को, लिख दोगे? कितने? 80 वर्ड लिख दोगे? 50 वर्ड लिख दोगे? 50 वर्ड के आसपास से पूछो। पंजाब के मैदानी भाग पर टिप्पणी पूछोगे लिखने को, देखना चाहता है? पता नहीं पता सर, पंजाब का मैदानी भाग कहां तक फैला हुआ? गुड, शाबाश। रिवीजन करोगे? पक्की बात है ना? रिवीजन करोगे? रिवीजन का महत्व समझ में आया? ठीक, इससे पता लग जाएगा तुम रिवीजन का। मेरे वीडियो को कम से कम 150 बार देखा जा रहा। UPSC का छात्र हिंदी मीडियम का 150 बार मेरा वीडियो देख रहा। इसका क्या मतलब पता समझते हो तुम? इसका पूरा का पूरा वीडियो देख रहा बैठ कर, पूरा कंप्लीट वीडियो समझ रहे हो तुम? बैठ कर शांति से देख रहा, तभी इससे बैठ कर देख रहा, होश में होगा। इसका मतलब मेरे कंटेंट में काफी दम है। समझ में आया बात? ये और मैं तुम्हारे याद करवा रहा हूँ यहाँ। चलो दो आप याद हो गए ना? समझ में आई बात? मैंने पढ़ाया नहीं तो कई बार पढ़ा के मैं आराम से तेजी फरफर निकल जाता हूँ। अब बच्चे याद नहीं कर पाते। समझ में आया बात? है तो मैं इस बार याद करवा रहा हूँ। बता दोगे कहाँ कहाँ पंजाब का मैदानी भाग कहाँ तक फैला हुआ? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताओ कौन किन दो नदियों के बीच में? सबसे नीचे कौन सी नदी? ऐसी कौन सी नदी है केवल भारत में मिल जाती है? अच्छा एक बात बताओ जरा, जब मैं नदी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये भारत का उत्तरी भाग नहीं है? उत्तरी भाग जो उसका जो ढाल है वो ऐसा नहीं आएगा पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं आएगा, क्योंकि जो नदियां ना वो इधर जा रही और नदियां उधर जाती है जिधर ढाल हो, जिधर इसका स्लोप हो। इसका मतलब भारत का जो उत्तरी भाग है ना, जो भारत का उत्तरी भाग उसका जो ढाल है ऐसा ऐसा, उसका उत्तरी ढाल ऐसा। याद रही बात है? कैसा? ऐसा 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 नहीं है, ऐसा। और जो नीचे का भाग है ना, इसका भाग ऐसा ऐसा, क्योंकि यहां तो जो निकलने वाली नदियां ना इधर जाती है। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, उसका ढाल कैसा? ऐसा ऐसा, और उसका कैसा? ऐसा ऐसा। याद रहेगी बात? यार कैसा? हाथ तो करके बता किसका? ऐसा नहीं, ऐसे। इसका कैसे? ऐसे। याद रहेगी बात? यार ठीक, एक बार सब करके बताओ, हाथ तो करके बताओ एक बार सब। यानी नदियों के भाव को देखने के पश्चात हम न श्लोक पता लगा सकते हैं। श्लोक, श्लोक नहीं स्लोप। श्लोक बता रही बैठी हुई है। श्लोक का मतलब वो ढाल। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? ऊपर का सब बातें याद हो चुकी, नदियों के नाम याद हो चुके। पंचनद में कौन कौन सी नदी आती है? पंचनद के अंदर सिंधु नदी ना आती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज, ब्यास और सतलज का संगम ना भारत के अंदर ही हो जाता है। संगम समझते हो? जहां दोनों नदियां मिल जाती है उसे बोलते हैं संगम। ये बात बताओ, समझ में आई? उसके बाद पंजाब का जो मैदान, जी बोलो मैम। कौन सा? अभी मैं नदियां नहीं पढ़ा रहा हूँ, पंजाब का मैदानी भाग पढ़ा रहा हूँ। और जिस दिन मैं नदियां पढ़ाऊंगा ना, आए समझ में, ये भी बताऊंगा नदियों का रास्ता यहाँ को जा रहा, इतनी मोटी थी इतनी छोटी थी। समझ में आया? ठीक, तो पढ़ाने की नहीं सीमा हो, सीमा तो उसका एक लिमिट्स हो, तो लिमिट्स की हम बाहर नहीं जा सकते। समझ में आया आपको? उसके बाद पंजाब का जो मैदानी भाग,
जरा आज ना मैं ना इनके पुराने नाम भी बता देता हूँ, वो भी मैंने लिख दिए, मुझे बड़ा कंफ्यूज करते हैं और यूपीएससी में पूछे हुए पेपर में नाम ये कि जो नदियां थी ना इनके प्राचीन काल में क्या नाम हुआ करते थे। हमने समय के साथ इनके नाम बदले, पुराने नाम याद करोगे ना तो तुम्हारी अंक भरी आ जाएगी। समझ यही बात है, क्यों? क्योंकि मैं याद नहीं होते उनके। जाओ मैंने इनके पुराने नाम भी लिख दिया आज। तो पंजाब का मैदानी भाग सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा अवसाद। पूछो पंजाब का जो मैदानी भाग इसका निर्माण कैसे हुआ? सिंधु नदी है, ये सारी सिंधु की सहायक नदियां सारी अंतिम समय जाकर सिंधु में नहीं मिल रही। तो सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी जो उसके जो द्वारा जो अवसाद लाए गए उसके द्वारा पंजाब के मैदानी भाग का निर्माण किया गया। यह पहली लाइन लिख सकते हो तुम। पहली लाइन पूछो पंजाब का मैदानी भाग उसका निर्माण कैसे किया गया? सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियों लाए गए निक्षेप या अवसाद के द्वारा पंजाब के मैदानी भाग का निर्माण किया गया है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। इसका विस्तार उत्तर में सिंधु नदी तक तथा दक्षिण में सतलज नदी तक है। कोई दिक्कत? इसके अंतर्गत सिंधु नदी तथा पंचनद आते हैं। पंचनद के अंदर मुख्य रूप से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां आती हैं। ठीक। यहां पर 5 प्रकार के दोआब पाए जाते हैं। ठीक, लिखोगे नहीं, कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। इससे क्या होगा, सारा का सारा कंटेंट भी आ जाएगा और इसके अंदर का डाटा भी आता चला जाएगा। मेंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाने वाली और प्री की भी। इसे कहते हैं प्री कम्स मेंस। इसका मतलब प्री और मेंस को साथ साथ में तैयारी करके चल रहा। समझ में आया बात? या मेंस को आप अलग से देखो बिल्कुल भी, और प्री को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते उसके अंदर। तो जो पंजाब का मैदानी भाग है उसके अंदर ये बातें सब लिख दोगे। अब जरा मुझे ये बता दो, या बात तुम नोट में लिख दोगे नहीं, सतलज और जो ब्यास है उसका संगम साइड में। लेकिन मैं आज इनके ना सबके जो पंचनद लिखने जा रहा हूँ। पंचनद के अंदर जो 5 नदियां हैं, 5 नदियों के पुराने प्राचीन नाम लिखने जा रहा हूँ तुम। और ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी नदी है, क्या क्या नाम हो। चला जाओ। सिंधु नदी जो तंत्र है ना, एक नदी अकेले नहीं बैठती, बहुत सारी नदियों को एक साथ आपस में लेकर बैठती है। तो एक साथ लेकर बैठती है, इसे पूरा सिस्टम तैयार हो। सिस्टम मतलब तंत्र तैयार हो, उसे हम बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। जैसे गंगा नदी बह रही, एक नदी आई ऐसे समझ में, एक नदी इधर से आई, एक नदी उधर से आई, तो पूरा का पूरा एक तंत्र तैयार हो। ऐसे ऐसे करके, जैसे ये नदियाँ जा रही, हाँ ऐसे कोई नदी आ रही, ऐसा कोई नदी आ रही, ऐसा इसमें कोई और सहायक नदी आई, इसमें कोई आई, इसमें एक और सहायक नदी आई, उसमें आई, तो पूरा का पूरा तंत्र ही तैयार होगा नदियों का। ये पूरा का जो इतना पूरा एरिया ना पूरा हो, इसे बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। जब गंगा नदी ऐसे बहेगी तो गंगा नदी तंत्र बोल लोगे, ऐसे समझो। सिंधु नदी ऐसे बहेगी, सैकड़ों नदी को लेकर बहेगी, ऐसे समझो, सिंधु नदी तंत्र बोल लोगे। झेलम नदी ऐसे बहेगी तो झेलम नदी तंत्र बोल लोगे, ऐसे समझो। चिनाब ऐसे बहेगी तो चिनाब नदी तंत्र बोल लोगे। पेरियार नदी बहेगी तो पेरियार नदी तंत्र बोल लोगे। बताओ पेरियार नदी कहाँ बहती है? कोई नहीं था। ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो 5 की 5 नदियों के नाम बताने जा रहा हूँ तुम्हें। जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें सिंधु और पंचनदी नदी आती है। सिंधु नदी और पंचनद। झेलम नदी का नाम बताने जा रहा हूँ पुराना, साफ साफ लिखना। इसका नाम है वितस्ता। भूलना मत, आज के बाद याद रखना। ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं जो पुराना नाम है उसका, प्राचीन नाम हो। ठीक, ऋषि मुनि की जो किताबें पढ़ोगे ना उसके अंदर ये नाम लिखा हुआ। वे झेलम नहीं कहते थे, वितस्ता कहते थे। वितस्ता, मामजस्ता नहीं, वितस्ता। ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आई चिनाब। चिनाब को कहते हैं अस्किनी, यक्षिनी नहीं, अक्षिनी, अस्किनी, आस्किनी नहीं, अस्किनी। इस तरह करके आप याद ही करवा दोगे। झेलम को बताओ, झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्किनी, और जो रावीनस का नाम है पुरुषणी। कुरुनिया है, पुरु है, पुरुषणी। ब्यास का तो याद ही रहा सबके, विपाशा। और सतलज का याद है सुतरुदी याद रहेगा, सतुद्री। सैत सतलज, ब्यात ब्यास, ब्यात विपाशा। ये दोनों तो वैसे ही याद होंगे, याद करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ तक नहीं पूछता, ऊपर की 3 मत ही पूछा, क्योंकि वही याद नहीं होते। आए समझ? बताओ झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। चिनाब का अस्किनी, राबी का पुरुषणी, विपाशा, शत्रुदी।
इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? एक बात दोहरा लो, अभी सुनने वाला हो रहा हूँ, अभी अभी दोहरा लो, आंख बंद करके दोहराओ, जिंदगी भर नहीं बोलने के फिर ना। बताओ, झेलम का बितस्ता, चिनाब का अस्कनी, राबी का पुरचेनी, उसके बाद ब्यास का बिपासा, सतलज का सुतरुदी। याद रहने वाली? याद होगी? चलो बताइए, एक झेलम का, चिनाब का अस्कनी, राबी का पुरचेनी, कमीनी नहीं पुरचेनी, ब्यास का, उसके बाद सतलज का सतरुदी। ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, अब जिंदगी में कभी कंफ्यूजन होने के तुम। समझ में आ बात? ये दूसरे की अपेक्षा तुम्हारा उत्तर अच्छा होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? चले, यू हैव एनी प्रॉब्लम? देखो, जहां तो सतलज नदी निकल रही है ना, तो यहां हरि के बेराज नाम का एक डैम बनाया गया, डैम, पानी रोक दिया गया, पानी रोक दिया गया, और यहां था ना, हमने एक नहर निकाल ली जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सतलज नदी के वहां पानी रोक दिया गया। हरि की बेराज नाम के स्थान पर हमने वहां से एक नहर निकाल ली जिसे इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं। वो इंदिरा गांधी नहर ना यहां से गुजार कर ना राजस्थान को जल प्रदान करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। समझ में आया बात? या और इस तरह हम जलों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ तो भी सवाल पूछा हुआ, ऐसी ऐसी नदियां बनाकर ना पूरे भारत को जहाँ सूखा सूखा पड़ा हुआ, इसे सबको समाप्त करते हैं, सूखे को समाप्त कर सकते हैं अगर नहर बनाते हैं हम इस तरह। समझ में आया बात? है भाई, भारत में जहाँ जहाँ रहने पड़ा हुआ वहाँ तुम नहर निकाल के लेके चले जाओ, क्या दिक्कत हो रही? जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा तो नहर निकाल दो वहां से, वहाँ आसपास। तो वहाँ पर एक तो रहने वाले आसपास के जो लोग, जो प्रवास की समस्या रुक जाएगी, तो प्रवास नहीं हो रहा था, शायद प्रवास की समस्या रुक जाएगी। दूसरा, वहां पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, वो भी खत्म हो जाने वाला। तीसरे नंबर पर जो मरुस्थल बढ़ रहा था वो भी रुक जाने वाला मरुस्थल। कितने सारे लाभ हो गए। इसलिए यूपीएससी ने भूगोल में ऐसा सवाल पूछा हुआ, अगर हम कहीं नदियां बनाते हैं, समझ नहीं आती, तो उससे कौन कौन से फायदे होते हैं, फायदे, लाभ, उद्देश्य, कार्य, यही सब तो पूछता हो मेंस के क्वेश्चन में। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त यही चार चीज ध्यान रखनी, क्या उद्देश्य होगा, क्या महत्व होगा, क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी, काम खत्म। यही यूपीएससी है। वृद्धों के बारे में पढ़ रहे तो वृद्धों क्या क्या समस्याएं आ रही, कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही सरकार के द्वारा, तो ऐसे पढ़ने सवाल। मैंने कहा प्रश्न तो देखो, समझ में आई बात? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो मेरे यारो। समझ में आई बात? अब पत्थर ही दूसरों के सिर में मारे उठा, फिर क्या होगा? ये पत्थर ही दूसरों के सिर में मारे उठाकर। पंजाब का मैदानी भाग समझ में आया? मैं यहां से रफ कर दूं सर, कर दूं? किसी कोई आपत्ति? राजस्थान का मैदानी भाग समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक समझना, अच्छे तरीके से समझना। तू छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, कैसी है अनहोनी। सेकंड नंबर का राजस्थान का मैदानी भाग, ये राजस्थान का मैदानी भाग, ये रहा आपका अरावली पर्वत, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत। अरावली पर्वत आज भी अपनी सुंदरता पूरी तरह खो चुका है। समझ में आया? दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जिसकी उत्पत्ति पूरा जीविक काल में हुई थी। पूरा जीविक काल। आपको जानकर यह हैरानी होगी, यह पर्वत पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। हेलो, लेकिन देखिए, अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप यह धीरे 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 निक्षेपित होता जा रहा है, और इसका अपघटन तेजी के साथ हो रहा है। कहते हैं इसका विस्तार राजस्थान के गुरु शिखर से लेकर दिल्ली की मंजनू टीला तक फैला हुआ, लेकिन इसके साक्ष्य हरिद्वार तक भी पाए जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इंडियन प्लेट का विस्तार, इंडियन प्लेट अंगारा लैंड की प्लेट के नीचे निक्षेपित हो रही है। क्यों? क्योंकि गुरु शिखर चोटी, उसकी ऊंचाई ज्यादा है, और मंजनू टीला की ऊंचाई कम है, और हरिद्वार में इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये प्लेट, इंडियन प्लेट, धीरे 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 गोंडवाना अंगारा लैंड की प्लेट के नीचे निक्षेपित हो रही है। बात समझ में आया? ओके, ये नहीं लिखना राजस्थान के मैदान के अंदर, राजस्थान का मैदान पढ़ रहे हैं, उसका निर्माण देखो कैसा हुआ। ये तो वैसे ही बताया गया तुमको, पीछे का फैक्ट मेरे याद चलाया, ऐसे पढ़ना होगा तुम्हें। लेकिन जो राजस्थान है ना, राजस्थान है ये, राजस्थान के इधर वाला भाग पूरी तरह सूखता चला गया, और आज मरुस्थल में परिवर्तित होता चला जा रहा है।
कारण जानना चाहते हो, पहले यही जानते हैं इसका निर्माण कैसा हुआ। राजस्थान का मैदान, इसे राजस्थान का मैदान कहते हैं। इसे पश्चिमी मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ये वाला भाग पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऐसा हुआ क्यों, आओ देखते हैं। ये देखो मैंने ये ग्रीन कलर के लाइन बनाई गई। बेटे लाइन नहीं है, मानसून है। यहाँ बंगाली की खाड़ी नहीं है। यहाँ पता कौन सी खाड़ी, यहाँ अरब सागर, यहाँ ये बंगाली की खाड़ी, ये अरब सागर। तो यहाँ भारत के अंदर जितनी वर्षा हो ना, उसके भारत के अंदर जो वर्षा हो, जब मैं वर्षा वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा विस्तार पूर्वक। जब जलवायु पढ़ाऊंगा, भारत की जलवायु, तो वहाँ विस्तार पूर्वक चर्चाएं करूंगा। तो जो भारत के अंदर वर्षा हो ना, दो ही प्रकार के मानसून कारागार साबित हो उसमें। दो प्रकार के मानसून जो मुख्य रूप से, एक तो नंबर अरब सागर तो उठने वाला मानसून, दूसरे नंबर पर जो हमारा बंगाली खाड़ी तो उठने वाला मानसून। पूरे भारत में ये दो ही मानसून वर्षा करते हैं। ठीक, यहाँ की जमीन है ना धधकने लगती है, धधकने लगती है, पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है और बादल ऐसे चलते हैं, धीरे धीरे ऐसे चलते हैं और ऐसे चलते हैं। ठीक, जो पृथ्वी घूर्णन गति हो ना, उसके कारण यहाँ वायु उत्पन्न हो, और वायु ना धीरे धीरे जो नमी भरी आई वो नमी भरे जो वाष्प हो, जिसके बादल हो, वे ना वायु के द्वारा, हवाओं के द्वारा, पवनों के द्वारा आगे की ओर ले जा जाते हैं और यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला आ जाती है और ये ना बादल उससे टकराते हैं, फिर ऐसे पैरेलल होकर चलते रहते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ते हैं ना, तो इस एरिया में घना घोर वर्षा करते हैं, इस एरिया में घना घोर वर्षा करते हैं। और कहते हैं चेरापूंजी और मानचेरम के अंदर तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा हो, 1100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा यही हो। और जैसे जैसे यहाँ बादल क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकते, जब तो यहाँ तकला मकान, ऊपर तिब्बत का पठार, ऊपर लद्दाख में यहाँ सूक्ष्म मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि बीच में हिमालय पर्वत पड़ जाता। अगर ये ना होता ना, तो इस एरिया में घना घोर वर्षा होती। समझ आई बात। तो मानसून ना ऐसे चलेगा, ऐसे टकरा कर ऐसे चलना स्टार्ट हो जाता। और जो मानसून होगा, मानसून यहाँ उसकी नमी ज्यादा होगी, यहाँ उसकी नमी ज्यादा होगी। यहाँ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर वर्षा, यहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा, यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा, यहाँ केवल 50 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होगी केवल। और धीरे धीरे ना यहाँ 50 सेंटीमीटर इस भाग में, अरावली पर्वत बीच में चला आया, जो वर्षा हो रही थी केवल इस भाग में हो जाती है। राजस्थान के टच इधर, राजस्थान के इधर का जो पूर्वी भाग है ना, इसमें वर्षा जाती है। पश्चिमी भाग ना सूख जाता, ये ना खाली रह जाता, छाया छाया रह जाती है। केरल या इसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया। आज समझ, क्योंकि यहाँ वर्षा ही नहीं हो पाती। और यहाँ यहाँ जो पहुंचती है ना, ठंडी ठंडी हवाएं पहुंचती है केवल। समझ में आती है, यहाँ के जो लोगों को ठंडी ठंडी हवाएं तेज बस बारिश जो यहाँ तक। क्यों, क्योंकि मानसून ना यहाँ तक पहुंचते 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 बहुत कमजोर हो चुका था, उसकी जो सारी नमी यहीं तक पहुंच चुकी। अगर मानसून आगे पहुंचता भी ना, तो इस अरावली पर्वत ने बाधा बनाई, जिस अरावली पर्वत ने बाधा बनाई, वो सारी वर्षा इसके ना पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में जाती है केवल। जो बंगाली खाड़ी तो उठने वाला मानसून है, वो ना अरावली पर्वत के केवल पूर्व में वर्षा कर देता। तो जिसके चलते ना जो अरावली पर्वत उसके पश्चिम वाला भाग पूरी तरह सूख जाता, सूख हो जाता। उसकी मिट्टी नमी, उसकी मिट्टी की जो नमी है ना, वो धीरे धीरे उड़ने लगती है। और जब उड़ने लगती है, यहाँ से उड़ने लगती है धीरे धीरे, तो मिट्टी धीरे धीरे टूटने लगती है। तुम देखना, जिन मिट्टी में तुमने काफी दिन तक पानी डाला होगा, मिट्टी धीरे धीरे टूटने लगती है। और जब टूटने लगती है ना, रेत में परिवर्तित होने लगती है। और वहां ना सारा का सारा जो इसका जो थोड़ा बहुत पानी भी हो, वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता। जब उड़ जाता ना, कभी कभार यहाँ कभी कभी वर्षा हो भी जाती है, तो वहाँ जो पानी था वो एक छोटे से गहरे क्षेत्र में बढ़ जाता। और क्यों, वहां से सोल्ट बचते हैं, सोल्ट जिसे हम नमक कहते हैं। और इसलिए वहां इसके चलते इस क्षेत्र के अंदर कुछ लवणीय झीलों का निर्माण हुआ, लवणीय झीलों का निर्माण हुआ। ये भाग इसलिए पूरी तरह सूखता चला गया। समझ में आया बात है। दूसरा कारण इसका, दूसरा कारण क्या हो, यहाँ ना अरब सागर है, ये अरब सागर, अरब के सागर के पास जो चलने वाला मानसून हो, यहाँ मानसून चला, ये मानसून चला, ये मानसून चला, मानसून चला। जुलाई में जून के महीने में ना मानसून यहाँ हो, केरल के मालाबार तट पर मानसून हो, यहाँ जून के महीने में यहाँ वर्षा हो रही हो। आया समझो, मार्च अप्रैल मई तक, मार्च अप्रैल मई तक, मई के महीने में यहाँ वर्षा होनी स्टार्ट हो जा, मई जून जुलाई तक यहाँ पहुंचा, उत्तराखंड तक मानसून 2-3 महीने लगे से पहुंचने में। लेकिन पता क्या हो, अब ये अरावली पर्वत है, मानसून ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे टकरा ही नहीं पाता। अगर यह अरावली पर्वत ऐसे होता ना, टकरा के इस भाग में वर्षा होती, तो इसके समांतर निकल जाता मानसून, टकराने का मौका नहीं मिला। लेकिन तुम जानकर हैरानी होगी, जो अरब सागर तो उठने वाला जो मानसून हो ना, उसके अंदर बंगाली खाड़ी तो उठने वाले मानसून की अपेक्षा ज्यादा नमी हो। अगर यहाँ तक टकराता ना, तो पूरा राजस्थान आज हरा भरा होता। लेकिन वो देखो जो नहीं हुआ, वो देखो जो हुआ। समझ में आया बात। ज्यादा जियोग्राफर बनने की कोशिश ना करो। समझ में आया बात है। अरे बात समझ रहे हो। अगर ये मानसून ना, अगर इसके भाग यहाँ टकरा ऐसा होता ना बिल्कुल, तो इस भाग में घना घोर वर्षा होती और जिसके चलते आज पूरा राजस्थान हरा भरा होता। लेकिन देखिएगा, जिसके चलते मरुस्थलीकरण तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा और दुनिया के हाथ पैर फूल रहे। समझ में आया बात यह कि मरुस्थलीकरण तेजी के साथ बढ़ता ना, अपने पैर ना पसार रहे, क्योंकि जमीन खराब होती चली जाएगी, उसके अंदर केवल साल्ट बचता होगा, लवणीय झीलों का निर्माण होगा।
इसलिए जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जिसे हम सामर झील कहते हैं, उस सामर झील का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ कि वो साल्ट साल्ट बच चुके। देख खारे पानी की झील मिलती है यहाँ, क्यों? क्योंकि पानी आसमान को ऊपर उठ चुका होगा, केवल सोल्ट सोल्ट बचे होंगे। और सोल्ट क्या हो? नमक हो, नमक के इसलिए जो नमकीनपन की झील हो उनका निर्माण हुआ, उनके अंदर ही पक्षी ठहरते हैं। इंडियन बस्टर्ड नाम सुना है? इंडियन बस्टर्ड का राजस्थान के अंदर इंडियन बस्टर्ड का नाम सुना है? COP25 जो 5 था ना, उसके अंदर से बचाने का प्रयास किया गया था COP25 के अंदर। और यूपीएससी ने अगले साल सवाल पूछा उसमें इंडियन बस्टर्ड के ऊपर। इंडियन बस्टर्ड पक्षी हो, बड़ा सुंदर हो, बहुत सुंदर पक्षी हो इंडियन बस्टर्ड। अब खत्म हो चुका, समझ में आई बात? या सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी यहाँ कि एक काम करो, ये जो तार है ये तार अंडरग्राउंड करो। आया समझ में? इंडियन बस्टर्ड मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखो कितनी गहरे वाली बात बताई। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षी को बचाने को कहा तार अंडरग्राउंड करो, इनमें फंसका ना ये इंडियन बस्टर्ड है, मारा जाता है और बड़े स्केल पर इनकी मौत हुई। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं फॉलो करा सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने मना कर दिया। समझ में आया बात? है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका कॉस्ट बहुत आगा। जब कॉस्ट बहुत आगा तो बस सरकार का अपना मामला 2-3 महीने पहले चर्चाओं में था। बात समझ में आई? इस तरह कंटिन्यूस चर्चा में रहती है। तो यहाँ सामर झील में जो पक्षी ना वो रहता है इंडियन बस्टर्ड नाम का, बड़ा सुंदर प्यारा प्यारा पक्षी, उसका फोटो देख रहा हो तुम गूगल पर सर्च कर। समझ में आई बात? मैं तो देखता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता। समझ में आया बात? है ऐसे पढ़ना होता करंट अफेयर भी। मैंने कहा भूगोल पढ़ने के बाद में तुम्हारे सारे विषय आसान बना दूंगा। समझ में आया? अब सवाल राजस्थान का मैदानी भाग कैसे बना पता लग चुका। अगर मैं लिखूंगा राजस्थान के मैदानी भाग में तो कैसे लिखूंगा? फैक्ट अब क्या लिखूंगा क्या बता? समझ तो लिया? अब लिखूंगा क्या ये बता दो मुझे भाई जी। आ जाओ। राजस्थान के मैदानी भाग लगभग 3.58 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। एक लाइन ही दूसरे की अपेक्षा तुम्हारे उत्तर को मजबूत बना देगी। एक लाइन ही, समझ गए? एक लाइन ही तुम्हारे, अगर इतना भी लिख सकते हैं ना तुम भूल गए तो लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, लगभग लिख दो ब्रैकेट में, सब भूल गए 3 लाख तो भी लिख सको, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, तब भी काम चल जाता, लिखने में दिक्कत नहीं है। और क्या लिखोगे? सुन लो, यहाँ ना एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, काल्पनिक रेखा को हम समवर्षा रेखा कहते हैं। तो यहाँ समवर्षा रेखा पाई जाती है, उस समवर्षा रेखा को बोलते हैं 50 सेंटीमीटर तक हम वर्षा ही हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ जो वर्षा होगी 300 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा, 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा, 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा, 50 सेंटीमीटर के आसपास, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। यहाँ जो काल्पनिक रेखा ना वहाँ, उस काल्पनिक रेखा का नाम समवर्षा रेखा। अरावली पर्वत के डायरेक्ट पश्चिम में जो रेखा पाई जाती है उसे हम समवर्षा रेखा कहते हैं, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा हो ना, वहाँ ना मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, मिट्टी को तोड़ने के लिए, मिट्टी के अंदर लवण की मात्रा बढ़ने के लिए काफ़ी हो, बढ़ाने के लिए, और मिट्टी के अंदर ना जो पोषक तत्व उनको नष्ट करने के लिए काफ़ी हो, उसके अंदर तो NPK नाइट्रोजन फास्फोरस जो पोटेशियम है उसको खत्म करने के लिए काफ़ी हो, इतनी कम मात्रा। समझ में आया बात? या ठीक, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए तुम्हें, धीरे धीरे सीखते। एक दिन में कोई नहीं सिकंदर बनता, और सिकंदर बनना चाहते हो तो एक दिन तो भले बन ही जाओगे। लगातार पढ़ना बहुत जरूरी हो। बात समझ में आ रही? बुझा रहा है? बुझा रहा है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? 50 सेंटीमीटर देखो, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थल को उत्तर के मैदान से, मैदान भाग से अलग करती है। 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा इस भाग को, उत्तर के जो मैदान को, इस वाले भाग को, पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। ये लिखा हुआ है। इस भाग में अनेकों खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिन्हें प्याला झीलें कहते हैं। प्याला, हाँ प्याला झीलें कहते हैं, जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। वो तुम बताई दे मैंने, खारे पानी की झीलें पाई जाए। अब नहीं तुम्हारे दिमाग में तो फैक्ट जाने का है, वीडियो को दोबारा देखना होगा, ज्ञान छिपा हुआ इनके अंदर। समझ में आया बात? या इन्हें तुम इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। समझ में आया? तो इस भाग में जो भी झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है, कुछ खारे पानी की जो झीलें ना उनके नाम लिख रहा हूँ। और पेपर में सिर्फ यूपीएससी ने इतना पूछा है, यह क्या है? ये झील, ये कोई तालाब, झील तालाब देखियो, ये पूछा है ये किसी पक्षी का नाम हो, ये बंदर का नाम हो, जानवर का नाम हो, क्या है? झील का नाम पूछा है, और इसी 2022 का सवाल हो। आए समझ में? देखो यहाँ ध्यान से, एक तो सांभर झील हुई, उसके बारे में सर्च कर देखना चाहिए तुम, सांभर झील के बारे में और फैक्ट दूंगा। डिडवाना झील, डिडवाना, ये भी यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछा है, डिडवाना है क्या? झील एक प्रकार की। उसके बाद कुचामन झील, लूणकरण सर, लाल छापर, डेगाना, रेवासर, पंचपर्दा, ये सारी नमकीनेपन वाली झील, खारे पानी वाली झील है सारी। इसमें तो सांभर झील ना पूरे भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की।
आया समझ में? सामर झील। और मैं चाहता हूँ तुम ना सर्च कर, एक ही 2 मिनट लगती है, गूगल पर गए सामर झील, इधर इमेज आया, इमेज ओके करा, उसे बैठ कर 2-3 उसके फोटो देखो, उससे क्या दृश्य इंटरेस्ट बढ़ता पढ़ने के अंदर। सब चीज़ तो तुम्हारे पास तो सब चीज़ मौजूद है, वो तो किताब देखनी पड़ती थी जिस टाइम पर हम अध्ययन करते थे, 4-5 किताब देखनी पड़ती थी, और तुम तो 1 मिनट लगती है। इस जनरेशन की आई तो खास बात है, और भी आलसी हो चुके, कुछ करना नहीं चाहते। समझ में आया बात? है इतनी बात बताओ, समझ नहीं आई? उत्तर का जो मैदान है उसके बारे में लिख दोगे इतनी सारी बातें, क्या क्या लिखोगे? चलो आओ देखते लिखते। अगर मैं होता तो मैं, अगर मुझे राजस्थान का जो मैदान है, मैदानी भाग, उस मुझे क्या लिखना होता, तो मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कैसे लिखता? तो मैं ऐसे लिखता, राजस्थान के मैदान का विस्तार लगभग मैदान 5.58 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लिख देता पहली लाइन। इसका निर्माण हुआ कैसा, मैं कैसे लिखता? ध्यान से, अरब बंगाली खाड़ी से चलने वाला मानसून, ठीक। अब मैं लिखता इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे बताता? बंगाल की खाड़ी से चलने वाला मानसून जब धीरे धीरे हिमालय पर्वत से टकराकर उसके समांतर अरावली पर्वत की ओर बढ़ता है, तो वह अरावली पर्वत के पूर्व की तरफ ही अधिक मात्रा में वर्षा कर देता है, और यह मानसून पश्चिम अरावली पर्वत तक पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक। जिसके चलते जिसके चलते अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग, अर्थात राजस्थान, अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश की श्रेणी में आ जाता है, ठीक। या सूक्ष्म मानसून की स्थिति में आ जाता है। तो सूक्ष्म मानसून लिख नहीं सकते इस तरह, जिस तरह चाहे इस तरह लिख दो, समझ में आना चाहिए, ठीक। आ जाता है, जिससे चलते वहां वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार अरब सागर से उठने वाला मानसून जब धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, तो यह अरावली पर्वत के समांतर होकर गुजर जाता है, अरावली पर्वत से नहीं टकराता है, जिसके चलते यहाँ राजस्थान के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, जो धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो गया है। समझ में आई बात है? धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो गया है। मैं ऐसे लिखता, क्यों ना लिखता? मैं पढ़ रहा हूँ, देखो पीरी का पढ़ रहा हूँ, मेंस का लिख देता हूँ, कम फैक्ट से लिख सकते हैं, ज्ञान। और वहां चित्र बना, ये डायग्राम बनाता मैं इस तरह का, एक डायग्राम में सब दिखा देता मैं। देखो राजस्थान का, यहाँ लिखता तीगा चिन्ह खींचकर राजस्थान का मैदानी भाग और पश्चिमी मरुस्थल। टीचर खुश हो जाता, एग्जामिनर खुश हो जाता, क्या लिखा है इसने। समझ में आया बात? यह हो जाता है, ऐसे लिखोगे। और चाहता ये फैक्ट भी लिख देता मैं, ऐसे समझ में। अरब सागर के द्वारा अरब सागर से उठने वाले मानसून में बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा ज्यादा नमी होती है, ये भी लिख देता मैं। तो चल नॉलेज तकड़ी, और कम समय में सारी बातें बता रखी इसने। समझ में आया बात? जो तुमने यहाँ समझा ना, वही इसके हेडिंग में उतारना, कुछ भी बाहर नहीं लिखना, समझ। और उसकी खास बात पता क्या होगी, तुम लंबे समय तक याद रख रहे होगे। और 2-4 झीलों के नाम याद कर लेने, सांबर झील हुई, डिडवाना झील हुई, समझ नहीं बात? या सांबर झील तो याद रखी, डिडवाना कुचामन झील हुई। और पीरी मेहनती सवाल पूछे जाते हैं, मेंस का भी साथ साथ प्रैक्टिस हो रहा है, पीरी का भी साथ साथ प्रैक्टिस हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट, पहला पॉइंट समाप्त। अब आया तीसरा पॉइंट, कौन सा? गंगा का मैदान। अब बताओ गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है उत्तरकाशी गोमुख ग्लेशियर, उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी में प्रवेश करते फिर बिहार में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में, और यहाँ चलाती है, अपना जल गिराती है। ये नहीं है। अगली हेडिंग मेरी आई होगी गंगा का मैदानी भाग, अगली हेडिंग मेरी आई होगी गंगा का मैदानी भाग। तो जो गंगा का मैदानी भाग है ना, इस बात को समझाने के लिए मैं अलग से डायग्राम निकाल रहा हूँ, यानी गंगा के मैदानी भाग को मैं अलग से निकाल रहा हूँ। क्यों? ताकि होच पोच किश्ती ना हो। समझ में बात? या और यहाँ तो बहुत सवाल पूछे जाने वाले, यानी हम ऐसे कह सकते हैं, जो गंगा उत्तर वाला जो भाग है उसका ढाल तो ऐसा, और जो दक्षिण वाला भाग है ना गंगा का मैदानी भाग, उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसका ही तो मतलब होगा। समझ में आया बात? या ठीक। तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसका ढाल ना जो गंगा का मैदानी भाग उससे पश्चिम से किधर, पूर्व की तरफ। इधर देखना, मान लो ऐसा ही गंगा नदी, देखो ऐसा ही। तो इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं आपस में, ऐसा बहुत सारी नदियां मिलती हैं आपस में आएगा। फिर में बहुत सारी नदियां मिलती होगी नहीं मिलती होगी? इसे कौन सा नदी तंत्र बोलोगे? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, जो गंगा नदी तंत्र है, ऊपर से जब नदियां आती होगी, ग्लेशियर पिघलते होंगे, तो यहाँ छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर होंगे, बड़े बड़े पत्थर के बाद यहाँ छोटे छोटे पत्थर नीचे जाते होंगे, यहाँ आ जाते होंगे, नहीं आ जाते होंगे? इतनी बात मुझे बता दो, समझ में आई नहीं आई? यहाँ इस बात को समझाने के लिए मैं उसका सहारा ले, उस वाले दूसरा वाला डायग्राम का, वो तो दिखाई दे रहा होगा। फोकस तो नहीं बिगड़ रहा, फोकस समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, फोकस लगा कर रखना अपना, फोकस बिगड़ना नहीं चाहिए, फोकस बिगाड़ना नहीं, और समझना। लिख दोगे ना
लिख तो दोगे ना, अच्छा लिखोगे, समझ में आ रहा, बोर तो नहीं हो रहा ना, ठीक। मतलब इस क्लास में जो बोर हो रहा ना, तो वो यूपीएससी के लायक ही नहीं है। यहाँ बैठते हो तुम्हें लग रहा है कि जल्दी जल्दी छुट्टी करो, तुम एग्जाम के लायक ही नहीं हो, ये तुम्हारे लिए नहीं बना। समझ में आया बात? ये बड़ी सोच, बड़ा पढ़ना, कभी निगेटिव नहीं है। और जब भी पढ़ना, जब शादी हो जाएगी तो भी पढ़ते रहना। हाँ, तब भी वीडियो देख लेंगे ना, समझ बात है। जब सिलेक्शन नहीं होता तब भी फिर वीडियो देखनी, वीडियो तब भी देखने। समझ में आया? पक्का करने के लिए इतना ही कंटेंट पक्का करना, किसी भी एग्जाम को लिखने के लिए। मैंने पहले बता दिया, मैं साथ साथ बता चल रहा हूँ लिखना कैसा। समझ में आया बात? ये एनफ हो। जब भी घर में कुछ काम कर रहे हो ना, इकोनॉमिक्स का वीडियो चला लो एयरफोन लगाकर, यही हो रिवीजन करने का, पूरी जिंदगी बात याद आएगी तुम्हें। कि भी झाड़ू भी मारती थी, इकोनॉमिक्स का वीडियो लगा लगा झाड़ू मारती थी, बर्तन साफ करती थी, जो साइड में वीडियो चलता रहता था, आवाज सुनती रहती थी क्या बताया जा रहा। ऐसी लगन होना चाहिए। मैं जब खुद तैयारी करता था ना, समझ नहीं बात है, तो 8-8 घंटे की वीडियो चलाया करता था हिस्ट्री की। जब जाकर मुझे हिस्ट्री याद हुआ था, 8-8 घंटे की वीडियो। मतलब बाथरूम में नहाने चले गए ना, तो उस गाने सुनने छोड़ दिए, सिर्फ वो सुनने जो उसकी स्टोरी थी, ऑडियो बुक सुनने उसकी, क्या हुआ था 1857 के बाद क्या हुआ, फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती चली गई, 72 में क्या हुआ, कैसे सुधार हुए, कैसे कैसे अंग्रेज आए, कैसे गए। इतना नहीं पड़ा, अपनी मस्ती को खुद ही त्याग करना पड़ता भाई साहब। समझ में आया? तो मैंने तैयारी करना छोड़ दिया। समझ में आ बात है? अब नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाने बजा तो बोल दे रहा हूँ। 2025 में दूंगा एग्जाम, मजाक कर रहा हूँ, मैंने एग्जाम दिया, बस मूड नहीं है मेरा। समझ में आया? ठीक। लेकिन तुमने ना, तुम एग्जाम नहीं छोड़ने का बिल्कुल भी, एग्जाम नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। समझ में बात है? कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी हालत में, कितनी भी प्रॉब्लम हो, एग्जाम नहीं छोड़ना। बताऊँ क्यों दिक्कत? क्योंकि एग्जाम छोड़े ना तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। किसी लायक नहीं होने के तुम। जहाँ तुम खाली हुए जीत भी, तभी तुम हवा में उड़ लोगे। खाली नहीं छोड़ना अपने आपको बिल्कुल भी। समझ में आया? चलो ज़्यादा बात नहीं करते। देखो हाँ, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, ध्यान से। जो गंगा का मैदानी भाग है ना, मैं उसका भी विभाजन करूँगा। पहले गंगा का मैदानी भाग समझ में आया, जो गंगा नदी थी ना आसपास का, तो गंगा नदी के द्वारा जो अवसाद लाए गए थे, उसके द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया। गंगा नदी अकेले नहीं बहती, बहुत सारी नदी, तो गंगा नदी जो तंत्र, उसके द्वारा जो अवसाद लाए गए, गंगा नदी तंत्र का मतलब गंगा नदी अकेले नहीं है, उसके साथ तो जो सैकड़ों नदियां थी, उनके द्वारा जो अवसाद लाया गया और जिस मैदान का निर्माण किया गया, उस मैदान को हम गंगा नदी का मैदान कहते हैं। बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम? ठीक। उसके बाद जो गंगा नदी है, ये ना यहाँ से निकलती है, ये नहीं लिखना यहाँ से निकलती है। गंगा नदी के जो मैदान ना, वो आसपास का इतना मैदान बन चुका, वो कैसे बना, उसके बारे में लिखना, उसकी विशेषताएं लिखनी, क्या उसके फीचर्स। तो देखो यहाँ ऊपर तो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, जब बड़े बड़े पत्थर आते हैं तुम पता, इसमें छोटे छोटे पत्थर आगे चले जाते हैं, जब चले जाते हैं तो नदियाँ ना यहाँ गुम्फित हो जाती है, जो सरिताएं जिन्हें बोलते हैं, नदियों क्या बोलते हैं, सरिताएं इस भाग में गुम्फित हो जाती है, ऊपर देखने से गायब हो जाती है, ऐसे लगा नदी पता नहीं कहाँ निकलने वाली है। और 1.5-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद फिर आगे निकलती है, और जिस भाग में निकलती है वहाँ फैलने लगती है, वो रेतीला भाग हो, वहाँ की जो मिट्टी हो ना बहुत रेतीली हो, और धीरे जो नदी हो ना वह धीरे धीरे फैलना स्टार्ट कर दे चारों तरफ, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, चारों तरफ फैलना स्टार्ट कर देगी, और अपने आकार को बड़ा बड़ा करती चली जाएगी। नदियाँ जो होंगी, वहाँ की जो मिट्टी होगी रेतीली मिट्टी होगी, रेतीली। अच्छा थोड़ा और आगे चलो तो जो मिट्टी ना थोड़ी बारीक होती चली जाएगी। देखो मैंने द्वारा छोटे छोटे बारीक कड़ी बनाई गई, इसे बोलते हैं सिल्ट मृदा। बहुत छोटी, यानी जो रेतीली मिट्टी है ना उससे बहुत छोटी मिट्टी हो, धीरे धीरे इधर बढ़ते जाओगे ना तो मिट्टी और उपजाऊ होती चली जाएगी। आया समझ में? इधर जाओगे तो यहाँ जो मिट्टी होगी सबसे लास्ट में जो मिट्टी बहुत पहुंच चुकी होगी सबसे लास्ट में, या सिल्ट मिट्टी होगी। सिल्ट मिट्टी की खास बात हो या ना ऊपर के भाग में हो, जो नीचे के भाग में ना मैंने दी इस छोटे छोटे भाग में मैंने स्टार्ट कर दी, जिसे हम खादर क्षेत्र बोलते हैं। खादर क्षेत्र, चिकनी मिट्टी दिख रही है, चिकनी मिट्टी कौन सी, सबसे लास्ट में चिकनी मिट्टी हो जाती है, सबसे लास्ट में जो जाकर बचती है चिकनी मिट्टी होती है, और चिकनी मिट्टी बहुत उपजाऊ हो फसल की, जबरदस्त मात्रा में। आज समझ? तो जो गंगा का मैदान है ना उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांट लेते हैं। ध्यान तो सुना चाहते हो, गंगा का मैदान ऐसे ही डायग्राम बनाना, तुम एग्जाम के अंदर प्रसन्न हो जाएगा, तुमसे फैन हो जाएगा तुम्हारा। समझ में बात? गंगा नदी को ऐसे निकलता हुआ दिखाएगा, ऐसा कर ऐसे गंगा नदी को, और चाहे तो ऊपर लिख भी सकते हैं गोमुख ग्लेशियर, उत्तरकाशी, यूटी उत्तरकाशी गोमुख ग्लेशियर। सोचो इंपैक्ट कितना पड़ेगा उसके ऊपर। आया और ऐसा आया, गंगा नदी आई। ये सारी चीजें बता कौन लिखा, जो बच्चा बहुत लीन रहता पढ़ाई में,
और पढ़ाई में इतना ही लीन रहना पड़ता, उसकी एक ही दुनिया में चाहिए बस, सिर्फ पढ़ाई। एक सब्जेक्ट तक गया ना तो दूसरे सब्जेक्ट पर, और दूसरे तक गया ना तो तीसरे पर, और तीसरे से चौथे तक। कितने साल करना है? 1.5-2 साल बस। 2 साल पता भी नहीं चलता कैसे बीत जाते 2 साल। कोरोना में 2-3 साल वैसे भी चले गए, पता भी ना चला। जिंदगी में 2 साल 3 साल का कोई महत्व नहीं होता। तुम्हारी तो बहुत कम एज है, बहुत कम। समझ में आया बात है? 2 साल 3 साल का कोई महत्व नहीं है जिंदगी में। ठीक, जो बच्चे ग्रेजुएशन मेडिसिन लिए थे ना, वे फटाफट ग्रेजुएशन करके निकल भी चुके। 2 साल 1 साल कभी तक कब नहीं पता लगता। समझ आई बात? टारगेट एक ही बस, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में एग्जाम देकर एग्जाम निकालना ही निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाओ मिट जाओ। समझ में आया बात है? एग्जाम निकालना ही निकालना। हाँ के और ना के बीच में कोई अंतर नहीं है। और एग्जाम निकालने का ही मतलब नहीं है बेहतरीन वाला रैंक लाना। अब रैंक पे चले जाओ, समझ आई बात है? और जब रैंक भी आ जाए ना, सोचो यूं नहीं है कि 1 से 100 के बीच में रैंक आ जाए, ये से मिल जाएगा। एक रैंक लाना, एक रैंक। तो कितनी चीजें मेहनत करनी है, यहाँ करो मेहनत, यहाँ दिखाओ जज्बा। समझ में आया बात है? पूरे देश के अंदर फर्स्ट आना, तो मतलब वर्ल्ड में छा जाओगे। लेकिन बहुत कुछ खोना पड़ता, प्यार से, मेहनत से, जज्बातों से समझौता करना पड़ता। समझ आई बात है? चलो गंगा का मैदानी भाग, गंगा के मैदानी भाग को 3 भागों में बांट देते। देखो ग्रीन कलर की लाइन खींची गई, रेतीली मिट्टी से इधर का भाग, रेतीली मिट्टी से समझ ला। और उसके बाद जो सिल्ट मर्दान उसके इधर का भाग, उसके बाद चिकनी मिट्टी वाला जो भाग इधर का भाग, सिल्ट मर्दान इधर वाला भाग जो। ठीक, अब देखो इस भाग की क्या विशेषता हो, इस वाले भाग की। जो ऊपर वाला भाग है इसे गंगा का ऊपरी मैदान कहते हैं। ऊपरी हो, समझ चुके होगे तुम, गंगा का ऊपरी मैदान यानी यहां तक का भाग होगा। इसमें पता कौन कौन सा क्षेत्र आगा? इसमें आगा जो पश्चिमी यूपी देखे, यूपी का जो पश्चिमी भाग वो आगा। समझ में आई बात है? लिखोगे तुम, गंगा के मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गंगा का ऊपरी मैदान, नंबर 2 गंगा का मध्य मैदान, गंगा का निम्न मैदान। और जो गंगा का निम्न मैदान है जिसे पश्चिम बंगाल कहते हैं, सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र हो। इसे बंगाल की धरती सोना उगती थी। ये तो बंगाल ही था, इसे तो बंगाल था। समझ में आ बात है? चिकनी मिट्टी वहां की, जब चिकनी मिट्टी ना फसल वहीं पैदा हो, जबरदस्त वाली खाद्य क्षेत्र वहां पूरा का पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है ना, एनवायरमेंट, उसमें सुधार आएगा पढ़ने के बाद। इस तरह पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर। उसके बाद तो ये बात बताओ, जो गंगा का ऊपरी मैदान हो, जो गंगा का मैदान हो उसकी तंबाकू मंट पाएगा 3। एक तो गंगा का ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और निम्न मैदान। और गंगा का जो मध्य मैदान है, जो ऊपरी मैदान है, वो कौन सा क्षेत्र? जो यूपी है ना, यूपी का जो पश्चिमी भाग है। यूपी का कौन सा भाग? ये सहारनपुर जो है पश्चिमी भाग में हुए सारे। समझ में आई बात है? सहारनपुर हुआ, इसके पीछे के आसपास मुजफ्फरनगर वाले जिले हुए, ये पश्चिमी भाग है। और जो पश्चिमी भाग है ना, इतना अधिक मात्रा में उपजाऊ नहीं होता। यहाँ जो वर्षा हो ना, बहुत ही कम वर्षा हो। क्यों इधर वर्षा कम क्यों हो? क्योंकि ज्यादा वर्षा तो इधर ही हो जा। और जब जो हमारा बंगाली की खाड़ी तो उठने वाला मानसून जैसे धीरे धीरे इधर चलेगा, जैसे ही वहां तक गंगा के ऊपरी मैदान तक पहुंचेगा तो उसके अंदर ना नमी की मात्रा कम हो चुकी होगी, क्योंकि आधी वर्षा पहले ही कर चुका हो मानसून। आया समझ में? इसलिए वहां लेकर 100 से लेकर ना 200 सेंटीमीटर के आसपास, 100 से लेकर इसकी जो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा हो वहां। और इस मैदान की जो ऊंचाई हो ना, गंगा को जो ऊपरी मैदान है, इसकी जो ऊंचाई हो, इसकी ऊंचाई लगभग 100 से लेकर 300 मीटर के आसपास हो। ये सब लिखोगे तुम, ऊपरी मैदान हड़ी बना के उसके अंदर लिखोगे गंगा के ऊपरी मैदान में। क्यों नहीं लिखोगे तुम? इतनी गहराई इसमें तुम्हें पढ़ा रहा हूं। समझ आई बात? यार तुम चाहे तो एक चार्ट बना सकते हो, गंगा का ऊपरी मैदान उसकी खास खास विशेषताएं लिखी, गंगा का मध्य मैदान उसकी खास खास विशेषताएं लिखी थी, गंगा का। लेकिन पेपर में नहीं बनाना इस तरह। समझ आई बात? यार ये तुम्हारे याद करने के लिए, जल्दी याद हो जाने वाला। गंगा का निम्न मैदान उसकी खास खास विशेषता लिखी थी। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर क्या लिखोगे? पहले नंबर पर लिखोगे इसका विस्तार कहां तक फैला हुआ। गंगा का ऊपरी मैदान का विस्तार, यहाँ हेडिंग बनाओ विस्तार, इसका विस्तार हो पश्चिमी यूपी तक। और जो मध्य मैदान है इसका विस्तार पूर्वी यूपी से लेकर बिहार तक। पूर्वी यूपी से लेकर कहां तक? बिहार तक। पूर्वी यूपी से लेकर बिहार तक उसका जो विस्तार है ना, वो पश्चिम बंगाल तक। पहले हेडिंग विस्तार हेडिंग बनाई थी। दूसरे नंबर बताएंगे यहाँ औसत वर्षा कितनी हो। दूसरे नंबर पर हेडिंग बनाएंगे औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और जैसे जैसे इधर जाएंगे ना, औसत वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी, मतलब बढ़ती चली जाएगी। और इधर जाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी। तो मैं एक स्टेटमेंट पूछता हूँ तुमसे, ऐसे समझ लो, ध्यान तो पता ना।
गंगा के मैदान की तरफ, गंगा के मैदान के पश्चिम की तरफ जाने पर, गंगा के मैदान के पश्चिम की तरफ जाने पर औसत वर्षा की औसत मात्रा बढ़ती चली जाती है। ऐसे स्टेटमेंट पूछो यूपीएससी, इतना बदतमीज समझे, यही गलत हो उनके सबके। जिसे मानसून की जानकारी थी ना, उसे पता था मानसून यहाँ कमजोर हो चुका, समझ में आई बात है, कमजोर हो चुका वो मानसून। अब मानसून धीरे धीरे इधर बढ़ेगा ना, तो मानसून अपनी सारी नमी ना, अपनी जो उसकी गुप्त उष्णता थी, लेटेंट उष्मा थी, जो उसकी लेटेंट हीट थी, जो वही चुरा कर यहाँ छोड़ चुका वो। पहले ही जो उसकी बादल था, जो संघनन की क्रिया के दौरान जो बादल बने थे ना, उन बादल के दौरान जो नमी थी, वो नमी पहले यहाँ छोड़ चुका वो पहले ही सब। और जैसे जैसे इधर बढ़ता चला जाएगा ना, वो कमजोर होता चला जाएगा। और अरावली पर्वत तो पहले पहले ना वो बहुत कमजोर हो चुका होगा। अरावली पर्वत के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा करता होगा। समझ चुके, कोई दिक्कत, बुझा रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक। ये जो मैंने लास्ट में कॉन्सेप्ट समझा नहीं, बड़े काम का हो, ये फैक्ट तो कोई भी याद करवा देगा। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ आराम से शांति, तो कहीं तो किताब में से पढ़ लोगे। समझ में आया बात यार, ठीक। जो मैं बता रहा हूँ ना, उसे ध्यान से समझा करो अच्छे तरीके। तो वो मेरे द्वारा चुराया गया ज्ञान, क्योंकि मैं उसी चीज को टच करता हूँ जहाँ तक सवाल पूछा हुआ सब याद है मेरे। समझ में आया बात है, सब याद करो फिर रहा होगा। 24 साल का होगा मैं, कितने का, 24 साल का। 2 साल बाद में 22 साल का जाऊंगा, क्योंकि मेरी घटती उम्र है, तुम्हारी चढ़ती उम्र है। समझ में आ रहा है, चलो जाओ। इसकी औसत, चुप जाओ बात ना करो। इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो, इसकी औसत ऊंचाई 3, यहाँ हेडिंग बनाओगे अगली औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर। देखो अब देखो कितना खतरनाक स्टेटमेंट। अब ऊंचाई इधर ज्यादा होगी कम होगी, इधर ज्यादा होगी तो इधर कम होती चली जाएगी, ये भी तो ढाल होगा। ये दिमाग की खास बात हो, ऐसी स्टेटमेंट बना लो, क्योंकि जो इधर जाते जाएंगे ढाल ऊंचाई कम होती चली जाएगी, ये भी तो ढाल होगा। इधर जाते देखो ऊंचाई कितनी होगी, 100 से लेकर 300 मीटर, वहाँ देखो 100 से लेकर 85, वहाँ 50 सेंटीमीटर तक, 50 मीटर से कम ही ऊंचाई। समझ में आई बात है। इसका मतलब जो गंगा को ऊपरी मैदान हो ना, उसकी जो औसत ऊंचाई हो वह 100 से लेकर 300 मीटर हो, और इसकी जो औसत ऊंचाई हो ना, जो हमारा मध्य भाग हो 50 से लेकर 100 मीटर हो, और जो इसकी जो औसत ऊंचाई हो ना वो 50 मीटर से कम ही हो। इसका भी ये पता चलता जो गंगा ना, उसका जो मैदान, जो गंगा का मैदान, गंगा का जो ढाल, गंगा जो नदी है उसका ढाल, वो पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ, वो तो साफ दिखाई दे रहा है जहाँ जिधर बहती होगी वह। समझ में आई बात है। और ये तो चाहिए यूपीएससी को, यानी एक टेबल बनाओगे ना तुम, यही तुम्हारे सारे मेंस के पर्सन लिख देगी, इसके सारे पर्सन लिख देगी, इसे टेबल के फॉर्म में लिखना। अगली हेडिंग बनाओगे ना, ये कैसा क्षेत्र, कहाँ ऐसा क्षेत्र पाया जाएगा। गंगा का जो ऊपरी मैदान हो तराई क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, मैंने बताता नहीं, भावरक क्षेत्र, यहाँ इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी तक आ जाएगा, तराई क्षेत्र होगा सारा। जब रेतीली मिट्टी तक आ चुका होगा वो सारा तराई क्षेत्र होगा, पानी भरा रहता है। और तुम ये भी जानते हो जो गंगा का ऊपरी मैदान है पश्चिमी यूपी है, उसके अंदर किसकी, जब रेत तराई होगी चारों तरफ, तो फसल पानी भरा रहेगा, तो गन्ने की फसल को पानी चाहिए। इसका मतलब तुमने एक और अंदाजा लगा दिया कि जो गंगा का जो ऊपरी मैदान है वहाँ गन्ने की फसल जबरदस्त मात्रा में पैदा हो। और सबको पता यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना में ही पैदा हो, देखो लिखा हुआ मैंने गन्ना, और गन्ना होगा तो फिर चावल भी होगा ही होगा। अंदाजा लगा लिया इस तरह। ऐसे देखो एक साथ कई फैक्ट जोड़ के चल रहे हैं, यानी वही फसल जहां पानी की आवश्यकता पड़ती होगी ना तराई वाले क्षेत्र के अंदर, समझ में बात या, तो वही फसल यहाँ पैदा होगी। समझ रहे। और जैसे जैसे इधर जाओगे ना, तो यहाँ जो क्षेत्र होगा ना, जो बीच वाला भाग, ये बांगरक क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र, और जो बांगरक क्षेत्र होगा, तुम बता यहाँ जो ऐसी फसल उगती होगी जिसमें कम पानी की आवश्यकता होगी, और ऐसी फसल है कि कपास है, नहीं कपास। लेकिन कहीं कहीं ना लोग यहाँ पानी रोक कर कभी कभी चावल पैदा करते हैं, तो कपास एवं चावल पैदा करते हैं लोग। समझ में आई बात है, ठीक। कपास को तुम प्रथम नंबर पर रखोगे बांगरक क्षेत्र। उसके बाद अगर चले जाओ चिकनी मिट्टी, ये तो सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता होगा। हाँ, खाद्यरक क्षेत्र, और खाद्यरक क्षेत्र की मिट्टी सबको पता सबसे अधिक मात्रा में उपजाऊ होती नहीं खाद्यरक क्षेत्र की मिट्टी। और यहाँ वर्ष भर चावल बनते, वर्ष भर चावल उगाते हैं लोग, साल भर बारिश होती रहती है, जब जरूरत ही क्या, साल भर चावल उगाते हैं यहाँ, वर्ष भर चावल हो क्षेत्र में। जहाँ ये हमारा जो निम्न गंगा का मैदान हो, निम्न गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ये बता दो मुझे आज गंगा का मैदान समझ में आया नहीं आया, और गंगा के मैदान की विशेषताएं समझ में आई नहीं आई। अब मैं स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, तुम बताना है सही होंगे गलत होंगे। गंगा के मैदान की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर घटती है, आया समझो। गंगा का ऊपरी मैदान निम्न मैदान की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। खदर वाला निम्न मैदान गंगा का वो ज्यादा उपजाऊ, बात समझ में आ चुकी, कोई दिक्कत। गंगा के मैदान में पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर मानसून कमजोर होने लगता है। गलत है ना स्टेटमेंट, तो ऐसे स्टेटमेंट उठाओ,
तो कोई भी चीज हार्ड नहीं है दुनिया में। इससे क्या सवाल बना सके, सवाल बनाने वाला टेबल की फॉर्म रख लोगे सर, और जब लिखने को आगा ना गंगा के उत्तरी मैदान के ऊपर टिप्पणी आगे लिखने को, तो तुम जबरदस्त लिखोगे इसके बारे में 5-7 लाइन, तो यहाँ तुम आराम से मिल चुकी। आज समझो 5-7 लाइन यहाँ मिल चुकी, 5-7 लाइन यहाँ मिल चुकी, आराम से 150 शब्द तुम्हारे तैयार हो चुके। गंगा के मैदान पर टिप्पणी आई नहीं लिखने को, आराम से लिखोगे तुम बैठ कर। आज समझो, और सबसे बेस्ट लिखोगे, सर्वोत्तम लिखोगे। ठीक, भाषा तुम्हारी खुद की होगी। पर्सन दूँ आज फिर गंगा के मैदान तक क्लियर हो चुका। अब आया ब्रह्मपुत्र व असम का मैदान। इसे भी समझो ब्रह्मपुत्र व असम का मैदान क्या हुआ। ठीक, इसकी भी खास खास बात बताऊंगा तुम्हें। लेकिन आज तुम ब्रह्मपुत्र नदी देखना जरूर, गूगल पर सर्च करके, उसका कोई साइड में वीडियो का ऑप्शन है, उसकी वीडियो देखना। एक द्वीप उसके अंदर बीच में तैरता हुआ, उसे बोलते हैं माजुली द्वीप। ऐसे समझ में, ठीक, वो तैरता हुआ द्वीप नहीं है, वो बीच में कैसे बनाएगा अभी हम समझेंगे उसके बारे में। अब अभी बात करते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मपुत्र या असम के मैदान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे छोटा इनमें यही है। तो बताओ आज मैं टॉपिक क्लियर कर दिया नहीं कर दिया तुम्हारा, समझ आई। और उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज इसमें जबरदस्त नॉलेज मिली होगी। समझ में आया बात। ठीक, चलो जाओ चौथे नंबर का। कहा था तो तुम जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा ना, बहुत प्रेम होता चला जाएगा तुम उस सब्जेक्ट से, गहरे में उतरते चले जाओगे सब्जेक्ट की। क्वेश्चन उठाओगे ना उसका, कभी भी क्वेश्चन उठाओगे गलत जा ही नहीं सकता। और ऑप्शन देखो तो सुबह याद आ जाने वाला। लेकिन एग्जाम ऑप्शन का नहीं है, पहले ही कह दिया मैंने तुम्हें, एग्जाम किसका नहीं है, ऑप्शन का है ही नहीं। बात ऑप्शन की नहीं है, समझ, हम मतलब ही नहीं है, हम उसी ऑप्शन का मतलब जो हमें याद है बस फिक्स। कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, बाढ़ में गया ऑप्शन। समझ में आया बात है। मेन चीज है में लिखना। ठीक, लिख सकते हो गंगा के ऊपरी मैदान, गंगा के मैदान उस पर लिख सकते हो। गंगा के मैदान कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन सा, गंगा का ऊपरी मैदान, मध्य मैदान, निम्न। ऊपरी मैदान की विशेषता पता लग चुकी, निम्न मैदान, मध्य मैदान की विशेषता पता लग चुकी, इसकी मैदान की विशेषता पता लग चुकी। कोई दिक्कत यहाँ तक, सारे सवाल में डिस्कस करते चल रहा हूँ, सवाल भी डिस्कस कर रहा हूँ। अरे दीवानो, ब्रह्मपुत्र का मैदान पहचानो। ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान, असम का मैदानी भाग, ब्रह्मपुत्र का या असम का मैदानी भाग। आओ देखो वहां तुम दिखाता हूँ। इसे मैं हटा दूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक, हटा दूँ तो कोई दिक्कत। यहाँ लिखा हुआ सांबर झील, डिडवाना झील, कुचामन झील, लूणकरण सर झील, ये 4-5 झील है। लाल छापर झील, डेगाना झील, रेवासर झील, पंचप्रदा झील। सब मैंने समझाया, बोल को समझाया, ऐसी बात कोई बात नहीं है। समझ में आया। चलो अब मैं समझाने जा रहा हूँ ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। ठीक, अब देखो यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ से निकली और यहाँ को आई। तुम बता सकते हो यहाँ कौन सा गार्ज हो, दियंग गार्ज। यहाँ कौन सा दर्रा हो, यंगयप दर्रा। शाबाश, वेरी गुड। यही तो याद रखने की कलाकारी, यही तो याद रखने की कलाकारी, यंगयप दर्रा। ये यंगयप दर्रा ना यहाँ ऐसा आती है और नदी असम को होते हुए ना, और यहाँ अपना जल गिरा देती है ऐसा करोगे। आया समझ में, ये वाला भाग, ये यहाँ का संगम है, ये गंगा ना, आया समझ में। अरे ब्रह्मपुत्र उनका संगम, गंगा जमुना मिल जाती है, इन्हें बोलते गंगा जमुना। ऐसे लग रहा है जैसे दोनों बहनें गले मिल रही हो। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना, उसके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में यहाँ डैम बना दिए गए। अभी यो नहीं लिखना, अभी बताऊंगा लिखना क्या, ब्रह्मपुत्र और असम का मैदानी भाग में निर्माण कैसे होगा। अभी तुम्हें बता रहा हूँ ये क्यों चर्चा में रहता। अब यहाँ जब डैम बना दिए गए ना, तो चाइना इसमें पानी रोकता, और जब पानी रोकता है ना, पानी बहुत सारा भर लेता। और जब वर्षा का मौसम आता है ना, तो भारत के लोग कई सारे डैम बना दिए गए एक साथ इस पर। जब वर्षा का मौसम आता, बहुत सारे पानी एक साथ इकट्ठा कर लिया, तो हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है, हर साल असम में बाढ़ आती है वर्षा के मौसम में। क्यों आती है, चाइना के द्वारा ना यहाँ डैम बना दिए गए। उल्लंघन है ब्रह्मपुत्र को लेकर, इसके बीच में हमारे बीच में समझौता हो चुका। ठीक, लेकिन ये विवादित इलाका, यहाँ पानी डैम बना दिए गए और पानी एक साथ छोड़ता, तो यहाँ ना पूरे एरिया में तो नदी अपना रास्ता बदलने के लिए फिर विख्यात हुई, और ऐसे भागती है, और कई सारे गाँव को अपनी चपेट में लेती है हर साल। अच्छा, चाइना बताओ ऐसे अनैतिक काम करता। समझ में आया बात ये। ठीक, तो अब जो युद्ध हो ना, वे इकोनॉमिक फ्रंट पर युद्ध हो, हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर हम कई हजार करोड़ रुपए हमारे बाढ़ के लोगों को दे देते हैं, मुआवजा देते हैं, हम फालतू खर्च कर देते हैं। बताया था मैंने, आजकल लड़ाई बंदूक वाली नहीं होती, इकोनॉमी के फ्रंट पर लड़ाई हो। इकोनॉमी की क्लास में बताया होगा मैंने, बताया था तुम्हें। तो इकोनॉमी लड़ाई का स्वरूप बदल चुका आजकल भाई, समझ में आया। तो ये विवादित इलाका रहता है पूरा का पूरा। ये शांगपो नदी, शांगपो आया समझ में, तिब्बत वाले शांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ आती है।
जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, ये इलाका पूरा असम के अंदर फैला हुआ, और ये नहीं ये भाग जो फैला हुआ पूरा, ये मैं जो बनाने जा रहा हूँ, इतना भाग जो मेरे द्वारा बनाया गया इतना भाग ये वाला, इसे हम असम का मैदान कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उसके द्वारा असम के अंदर जिस मैदान का निर्माण होता, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, अगली हेडिंग ये नहीं, ब्रह्मपुत्र असम का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, निक्षेप लाए जाते हैं, उसके द्वारा जो मैदान का निर्माण होता, उसे हम असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जानते हैं। इतना लिख दोगे, कोई दिक्कत? लेकिन पता क्या हो, यहाँ ऐसा हो कभी कभी जैसे नदी आई थी तो बीच में ना कुछ भाग ऐसा हो जो मिट्टी का भूभाग हो, तो नदी ऐसे गुजर जा साइड से, नदी फिर ऐसे गुजर जा साइड से, बीच में कोई भूभाग आया, ऐसे गुजर गई, ऐसे गुजर गई, फैलती चली जा, हर साल अपना रास्ता तो बदलती है नदियाँ, कारण भी मैंने तुम्हें बता ही दिया, आए समझ में, ऐसा है रास्ता। तो ये बार जो मिट्टी का भूभाग नहीं ऊपर उठ जा, हाँ ये जो मिट्टी का भूभाग ऊपर उठा हुआ है वो ना, यहाँ लोग यहीं कहीं लोगों को घर बने रह जाए, किसी का मकान, कोई बैठ कर डिश लगा कर टीवी देख रहा है, ऐसे समझ में, ठीक। और नदी सारा रास्ता गायब हो जाता, फिर नदी नीचे उतरती है, फिर लोग भी ना प्रवास कर स्थान पहुंचते हैं, बहुत बड़ा, तो कम से कम 150-200 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही छोड़ देती है नदी, 150-200 किलोमीटर का, यानी कम से कम ये समझ लो आधा, ये हरिद्वार है ना, हरिद्वार जैसा इतना एरिया छोड़ देती है, और साइड से नदी बहने लगती है, और सारा कुछ गाँव को अपनी चपेट में ले लेती है। समझ में आया बात? या हर साल इसका यही काम हो, ज़्यादा पानी आया ना यहाँ से तो इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं आसपास के, जिस इसलिए यहाँ ना कुछ द्वीपों का निर्माण हुआ, नदी के रास्ते में जो द्वीप बन चुके हैं ना, उसे हम जलीय द्वीप कहते हैं, जलीय द्वीप। और ऐसे ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी ने जो उसके रास्ते में बहुत सारे द्वीप बने हुए, आज तुम ब्रह्मपुत्र नदी देखना, जरूर सर्च करके देखोगे ना, जब वीडियो कर रहे होंगे तो ये समझ जाओ, तो यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी हो ना, उसके बीच में रास्ते में जलीय द्वीप बन चुके। दुनिया का सबसे बड़ा जो जलीय द्वीप है ना, इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जलीय द्वीप, यानी नदी जारी, जैसे नदी जारी और एक भाग ने पीछे छूट चुका पानी में, समझने की बात है, उस पर लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, उसका नाम है माजुली द्वीप। देखना जरूर, मैंने बहुत देखी इसकी वीडियो माजुली द्वीप की, माजुली द्वीप, लेकिन मुझे जाने का मौका नहीं मिला यहाँ से, आया समझ, जब तक मैं गया था ना आसाम के अंदर तो बहुत बाढ़ आ रखी थी, समझ में आया बात? या माजुली द्वीप विश्व का एकमात्र पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जलीय द्वीप है, ठीक। लोग इसे तैरता हुआ द्वीप कहते हैं, नदी के बीच में, तो ऐसे लोगों को लगा तैर रहा, तो इसे तैरता हुआ द्वीप है, एकमात्र तैरता हुआ द्वीप बोलते हैं इसे। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, ये बात लिखो क्या, इतना ही लिखना वैसे। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उन्हें असम में जमा कर दिया जाता है, असम के अंदर एक मैदान का निर्माण होने से असम का मैदानी भाग कहते हैं। असम का मैदानी भाग ब्रह्मपुत्र नदी अपना रास्ता धीरे 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 हर साल बदलती रहती है, और इसके बीच में कुछ जलीय द्वीपों का निर्माण हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय द्वीप माजुली द्वीप इसी के बीच में स्थित है। स्वाहा। कोई प्रॉब्लम? अब तुम्हें इसका क्वेश्चन लिखवा देने चाहिए, सिंगल करके क्वेश्चन पूछा जा सकता, हो सकता ब्रह्मपुत्र असम के मैदान पर टिप्पणी लिखने को पूछ ले तुमसे, पीसीएस का कोई भरोसा नहीं है। आया समझ में? मैं गंगा के मैदान पर टिप्पणी पूछ, गंगा के मैदान के भाग का ना, गंगा का जो मैदानी भाग बहुत उपजाऊ क्षेत्र, इस पर पूरा सवाल पूछा जा सके 150 शब्दों का। पर्सन लिखो, चलो लिखो पर्सन। पर्सन लिखो, पर्सन लिखो। उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन, किस प्रकार किया गया है? विस्तार से समझाइए, विस्तार से समझाइए, 250 शब्द, विस्तार से समझाइए, 250 शब्द लिख दोगे? कोई दिक्कत? दिक्कत है ना, दिक्कत क्यों नहीं? अगला क्वेश्चन बताओ तो क्या लिखा जाएगा? पंजाब के मैदानी भाग पर टिप्पणी लिखिए, इसमें लिखने 80 वर्ड।
ठीक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मैदानी भाग में, क्वेश्चन लिखो, राजस्थान के मैदानी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान लिखो, पश्चिमी राजस्थान, मरुस्थल का निर्माण किस प्रकार हुआ है? मरुस्थल का निर्माण किस प्रकार हुआ है, लिख दोगे सर? तो मरुस्थल का निर्माण किस प्रकार हुआ है? संक्षेप में समझाइए, संक्षेप में समझाइए। 150 वर्ड लिखोगे, देखते हैं क्या लिखते हो तुम इसके बारे में। कितने क्वेश्चन हो गए? चौथा क्वेश्चन, गंगा का मैदानी भाग, बहुत तमीज से समझाया मैंने। लिखो, गंगा के मैदानी भाग, गंगा के मैदानी भाग को विस्तार से समझाइए। इसमें 150 वर्ड लिखने, ठीक। गंगा के मैदानी भाग को विस्तार से समझाइए। मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे तुम गेम खेल सकते हो। टेस्ट, जब टेस्ट में लिखोगे ना क्वेश्चन, कैसे कैसे तुम गेम खेल सकते हो, लिखने का तरीका बताता। ब्रह्मपुत्र के मैदान पर, असम के मैदान पर टिप्पणी लिखिए। इसमें लिखने 50 वर्ड केवल। असम के मैदान पर टिप्पणी लिखिए। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। तो कितने क्वेश्चन हुए? वही 5 क्वेश्चन के आसपास बैठते हैं डेली। आज की क्लास का एक ही सार निकल आता, पढ़ लो चाहे जितना, याद करना बहुत जरूरी। पढ़ लो चाहे जितना, याद करना बहुत जरूरी। नहीं तो पढ़ते पढ़ते उम्रें बीत जाती हैं। समझ में आया? याद करना जरूरी, और डेली अपने रूटीन में डाल लो, डेली याद करने का। उसका टाइम टेबल अलग से सेट कर लो। और याद करने का कोई टाइम नहीं होता, जब चाहे जब जितना काम दिया याद हो जाना चाहिए। पक्का तुम्हें करना, ठीक। और छोड़ना सीख लो। ये चीज लाइन काम की होगी नहीं, सोच ले करो ये लाइन तो सवाल पूछ सकेगा, नहीं पूछने का, ये लाइन कमजोर है, तो फिर से इग्नोर करना शुरू कर दे करो। भैया मेरे बच्चे इतना स्टार्ट कर दियो, ठीक है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? आज 16 लेक्चर कंप्लीट हो चुके जियोग्राफी के। समझ में आया बात? या कितने? कल हमारी 17वीं क्लास होगी। समझ आई बात? 17 मतलब खतरा। कल मिलते हैं हम क्लास में, ओके।